उल्लेख है फिर उसके बाद में महाभारत काल में भी है, तो वेदों से आया हुआ है। और रामायण महाभारत काल में जब इसका उल्लेख है, उस समय राशियाँ नहीं थी, केवल नक्षत्र थे। तो नक्षत्र बेस ही था। उसके बाद ये डेवलप होते गया और राशि वगैरह वो बात आ गई। अभी भी डेवलपमेंट चालू है। ये केपी जो बना है कृष्णमूर्ति, बहुत अच्छी सटीक पद्धति है। और उस वो भी अभी-अभी हुए। तो इसमें रिसर्च तो होते रहता है। जितना ज़्यादा स्टडी होगा, तो उतना उसका रिसर्च होगा और रिसर्च में जो फाइंडिंग आएँगे, वो समाज के लिए, लोगों के लिए उपयोगी रहेंगे। तो ये उस समय जो प्लैनेट्स थे, तो ये 7 ही प्लैनेट थे। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। और जो उसके नोड है, वो नोड जो है राहु और केतु। कालांतर में ज्योतिष में नवीन ग्रह, नया ग्रह यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो शामिल कर दिए गए। यूरेनस की खोज 1789 में, नेपच्यून की 1846 में और प्लूटो की 1930 में हुई। ठीक है। खगोल की दृष्टि से सूर्य ग्रह ये प्लैनेट नहीं है, ग्रह वो स्टार है, वरना स्वयं प्रकाश के से प्रकाशवान तारा है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। फलित में इनके पारस्परिक संबंधों को समझने में सरलता हो, इसलिए सभी को ग्रह की संज्ञा यहाँ पर ज्योतिष में दी गई है। ठीक है। राहु केतु ये छाया ग्रह है। खगोल की दृष्टि से पृथ्वी और चंद्रमा के अंडाकार भ्रमण पथ जो उसका पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, उसके दोनों बिंदुओं में, जिन बिंदुओं को एक दूसरे को काटते हैं, उनमें उत्तरी कटान बिंदु नॉर्थ नोड जो है वो राहु का है। और दक्षिण कटान बिंदु साउथ नोड जो है उसे केतु कहते हैं। ये दोनों बिंदु ग्रहों की तरह गतिशील है और ये वक्र वक्र गति से घूमते हैं, चलते हैं। भारतीय आचार्यों ने प्रज्ञा चक्षु से इनके प्रभाव को अनुभव कर इन्हें ग्रहों का स्थान दिया है। ठीक है। नॉर्मली ग्रह जो है वो सीधी सीधी गति से चलते हैं, तो राहु जो है, राहु और केतु उल्टी गति से चलते हैं। अभी अगर मिथुन में राहु है तो वृषभ में आएगा, वृषभ से मेष में आएगा। और बाकी ग्रह, अगर कोई ग्रह मिथुन में है, अभी मेष में सूर्य है, तो मेष से वो जाएगा वृषभ में जाएगा, वृषभ से मिथुन में जाएगा, आगे चलता जाएगा। लेकिन राहु और केतु जो है वो पीछे आते हैं, उल्टी गति से आते हैं। हाँ, तो अभी तक इतना समझना काफी है। और दूसरा जो है, ये बहुत दूर भी है, उसका प्रभाव भी कम है। देखो आप इसमें देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा अर्थ के पास कौन है? तो मून है। तो चंद्र। चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। फिर शुक्र है, फिर मर्क्यूरी है, फिर इधर से मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो ये इस प्रकार। फिर दूसरा जो है, वो जो प्रभावशाली होता है उसका भी प्रभाव होता है। तो वैसे नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये इसका जो है अभी रिसर्च चालू है, फिर भी बहुत चीजें उससे देखे जाती हैं। वो कल मैं थोड़ा कलेक्शन करके स्लाइड्स बना के दे देता हूँ। ठीक है। फिर हमने देखे कि जो लग्न चार्ट देखा, सबसे पहले तो हमने क्या क्या देखा है स्टार्टिंग से। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये पंचांग के अंग देखे। पंचांग। हाँ। उसमें नक्षत्र नक्षत्र। मेन बेस है, क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र ही नक्षत्र बेस है। नक्षत्र का खुद का लाइट होता है, तारों को खुद को लाइट होता है, बाकी ग्रहों को लाइट नहीं होता है, ग्रह परावर्तित होते हैं। तो उसमें हमने देखे हैं कि ऊर्ध्व नक्षत्र, अधो नक्षत्र, तिर्यनमुख नक्षत्र। फिर उसके बाद हमने देखा है कि वो कैटेगरीज में अंधलोचन नक्षत्र, मंदलोचन नक्षत्र, मध्यलोचन, सुलोचन। हाँ, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाइड यूज करने के लिए हमको जरूरत होती है। फिर नक्षत्रों के पुरुष नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र, नपुंसक नक्षत्र, वो भी देखे हैं। तो नक्षत्रों के बहुत सारे कैटेगरीज किए गए हैं। बहुत डिटेल है नक्षत्र जो है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत डिटेल समझना चाहिए। देवगण नक्षत्र होते हैं, मनुष्यगण नक्षत्र होते हैं, राक्षसगण नक्षत्र होते हैं। उनके परिणाम अलग अलग होते हैं, उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। कुछ नक्षत्र जो स्थिर नक्षत्र होते हैं। कौन आवाज कर रहा है? जो जिसको भी आवाज करना है उसने अपना म्यूट कर लो ना भैया। जिसको बात करना है वो हैंड रेज करो। ठीक है।
तो ये देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण ये नक्षत्र होते हैं। फिर उसके बाद स्थिर नक्षत्र होते हैं, चर नक्षत्र होते हैं, क्रूर टाइप के नक्षत्र होते हैं जो क्रूरता दिखाते हैं, उग्र नक्षत्र होते हैं, कुछ नक्षत्र मिश्र है, मृदु नक्षत्र है, तीक्ष्ण नक्षत्र है। तो ऐसे सभी नक्षत्रों का उसका जो गुणधर्म समझना चाहिए, उसका परिणाम भी समझ लेना चाहिए। फिर नक्षत्रों के बाद में हम लोग आए राशियों पे। 2.25 नक्षत्रों का 9 चरणों का एक राशि बनती है। 12 राशि है। राशि पे आए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। फिर राशि राशि के अंक हमने देख समझ लिए। 1 नंबर मेष का है, 2 नंबर वृषभ का है, 3 नंबर मिथुन का है, 4 नंबर कर्क का है, 5 नंबर सिंह का है, 6 नंबर जो है कन्या का, 7 नंबर तुला का, 8 नंबर वृश्चिक का, 9 नंबर धनु का, 10 नंबर मकर का, 11 नंबर कुंभ का, 12 नंबर मीन राशि का। फिर ये अंक का देखने के बाद हमने चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये जो राशियों के प्रकार है वो देखे। सम राशि, विषम राशि। सम राशि का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमने देखा। स्त्रीलिंगी राशि, पुल्लिंगी राशि वो देखिए। फिर उसके बाद राशियों में आप ये भी देख सकते हैं कि चतुष्पाद राशि, राशि के पद पाद होते हैं, पैर होते हैं। तो चतुष्पाद होता है, द्विपाद होता है, बहुपाद होता है। चतुष्पाद राशि जो है 1, 2, 5, 9, 10, ये जो राशि के नंबर्स है ये चतुष्पाद राशि है। 3, 6, 7, 11, 9 ये जो है ये द्विपाद राशि है। और 4, 8, 12 ये जो है ये बहुपाद राशि है। फिर उसके बाद में राशि के तत्व देखे, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। अग्नि तत्व जो है 1, 5, 9 राशि जो है अग्नि तत्व में आती है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व में आती है। 3, 7, 11 जो है वायु तत्व में आती है। 4, 8, 12 जो है जल तत्व में आती है। फिर शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय इस प्रकार के राशि होते हैं। शीर्षोदय जो राशि है वो 3, 5, 6, 7, 11। पृष्ठोदय 1, 2, 4, 8, 10 और उभयोदय 12 नंबर। तो इस प्रकार से राशि का उदय से भी राशि का कैटेगरी किया गया है। प्रसव प्रसव से राशि पता होती है। अल्प प्रसव 1, 9, 11। फिर उसके बाद मध्य प्रसव 2, 7 और 10। बहु प्रसव 4, 8, 12। वंध्या राशि होती है। 3, 5, 6 राशि को वंध्या राशि कहते हैं। फिर उसके बाद में काल के अनुसार भी राशि का कैटेगराइज किया गया है। दिवा बलि होती है, रात्रि बलि होती है, संध्या बलि होती है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय को जो बलि होती है वो राशि बलवान होती है, वो राशि को संध्या बलि कहते हैं। मीन राशि जो है वो संध्या बलि है। 5, 6, 7, 8, 11 ये जो राशि है ये दिवा बलि है। 1, 2, 3, 4, 9, 10 ये राशि जो है वो रात्रि बलि है। फिर दिशा दिशा के अनुसार हमने देखा है कि पूर्व का, पश्चिम का, दक्षिण, उत्तर का दिशा का राशि। हाँ, उसके बाद में राशि के जो प्रकार है वो मानव, पशु, जलचर, कीटक ऐसे इसमें भी प्रकार किए गए हैं। 3, 6, 7, 9, 11 ये जो राशियां है ये मानव राशियों में आती है। 1, 2, 5, 10 राशियां जो है वो पशु राशि में आती है। 12 और 4 जो है वो जलचर राशि में आती है। कीटक राशि में 4 और 8 आती है। हाँ, कुछ राशि जो होती है वो मुक राशि होती है। 4, 8, 12 ये राशि मुक राशि होती है। जिसमें वक्तृत्व कला ज्यादा होती है वो वाचा वाचा वाली जो राशि है वो 3, 7, 11 राशि है। द्वार राशि जो एग्रेशन में रहते हैं ये 8 और 10। वृश्चिक और मकर ये अग्रेशन वाली राशि है। तो इस प्रकार से आपको सभी जो है ना अलग अलग प्रकार से आपको ये स्टडी करना है। तो ये सभी को आपको याद रखना ही है। और जब भी आप देखोगे होरोस्कोप निकालने के बाद आपको उसकी तरफ देखना है। सभी ग्रहों के मालिक, अ, स्थानों के मालिक कहाँ कहाँ पर है, कौन सी स्थिति में, उच्च नीच स्वग्रही। फिर उसके बाद मूल त्रिकोण का है या नहीं है। फिर उसके बाद उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, वो दृष्टि देने वाला ग्रह कैसा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब देखते देखते हुए फिर बाद में आपको जो है डिसीजन देना है। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई आगे कर सकते हैं। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। ठीक है। अभी आज लेते हम लोग जो है
कि ग्रहों के योग देखते हैं। जनरल योग तो बहुत हजार योग है, इंपॉर्टेंट योग जो है वो हजारों में है। अभी यहाँ पर हम लोग योग कैसे बनते हैं कि ये युति योग में क्या होता है कि 1 से 5 डिग्री तक अगर वो साथ में आ गए, पास में आ गए, तो युति योग हो गए। हाँ, द्विद्वादश योग जो है वो 30 डिग्री में अगर रहेंगे, 30 डिग्री के अंदर रहेंगे, डिफरेंस रहेगा तो द्विद्वादश योग है। लाभ योग में 60 डिग्री, केंद्र योग में 90 डिग्री में जब आते हो 90 डिग्री का हो जाता है। नव पंचम योग में एक दूसरे से अंतर 120 डिग्री का होता है। षडाष्टक योग में 150 का होता है। और दूसरा जो है 180 का होता है। मैं आपको, हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ पूछो। सर प्रतियोग जो ये है जो 180 का होता है। हाँ, हाँ सर, डिग्री का हम लोग को कैसे पता चलता है उसमें डिग्री का वो कुंडली गोल में? वाला चार्ट दिखाया ना मैंने, डिग्री हाँ का लिखा हुआ आता है कुंडली में। वो जो 7 नंबर का एक पार्ट जो है उसमें सबके डिग्री आती है। कुंडली का जो एक चार्ट बताया था मैंने सभी का, जो 1 to 7 जो हम लोगों को रीड करना है उसमें वो आता है। अभी कल कुंडली लेने वाले हैं, कल वो देख लेंगे। सर ये योग में जो ग्रहों का आपस में आपस में डिस्टेंस ग्रहों का का बात हो आपस रहा में है, डिस्टेंस, यस। कोई भी ग्रह, दो ग्रह। कोई भी दो ग्रह का योग का मतलब उनका रिलेशन। जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ योग यहाँ पर हम लोग लेते हैं। एक है पंच महापुरुष योग। तो ये पंच महापुरुष योग जो है वो रुचक, भद्रक, हंसक, मालव्य और शश ऐसे नाम से है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इसके कारण होता है। ठीक है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इनके कारण होता है। तो वो कैसे बनते हैं? जब वो जन्म पत्रिका में केंद्र में रहेंगे और स्वराशि में रहेंगे या उच्च राशि में रहेंगे। केंद्र में रहना जरूरी है। केंद्र स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये केंद्र स्थान है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है। जब ये ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अगर यहाँ पर आता है और दूसरा उसके साथ वो अपने खुद के घर में, जैसे एक में अगर ऐसा ही लगना है, मेष लगना ही है और यहाँ पर मंगल आया है, तो वो पंच महापुरुष योग बन गया। यहाँ पर 4 नंबर में गुरु 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 अगर उच्च का बन के आता है तो वो वहां पर बन गया। ठीक है, चंद्रमा आता है तो हो गए। चंद्रमा से नहीं बनता है लेकिन योग, चंद्रमा केंद्र में आएगा तो वो एक अलग से योग बन गया। यहाँ पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन्हीं को कंसिडर किया गया है पंच महापुरुष योग में। ये 5 महापुरुष योग है। सर फिर ये क्या उसके होता है बाद पंच महापुरुष योग? पंच महापुरुष योग पॉजिटिव योग होता है। 5 महापुरुष जो बने हुए हैं उन्होंने ये योग पाए गए हैं, या ये योग जिसमें भी होते हैं वो अच्छा, महापुरुष ओके। बन सकते हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने लेवल में, अपने अपने पढ़ाई स्टडी के अनुसार। ठीक है, तो समझ गया। ये केंद्र स्थान में अगर स्वगर्भ ग्रह में या उच्च ग्रह में, उच्च राशि में कोई ग्रह आता है तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि पकड़ना है, तो उसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। सर इनमें से कोई एक या चारों? नहीं, ये कोई एक आएगा तो भी वो योग बन गया ना। ये देखो, अगर मंगल आता है तो रोचक योग बन जाता है, बुध आता है तो भद्रक योग बनता है, गुरु आता है तो हंसक योग बनता है, मालव्य शुक्र आता है तो मालव्य योग बन जाता है, और शनि आता है तो शश योग बन जाता है। और 5 योग बन गए। 5 तो बन ही नहीं सकते, 4 ही केंद्र है ना। तो चार जितने ज्यादा योग बनेंगे उतने जल्दी और उतना अच्छा वो महापुरुष बनेगा। सर यदि ये पंच महापुरुष योग के अंतर्गत यदि मंगल मेष राशि में है और उसके साथ दूसरे ग्रह भी हैं जैसे केतु और शुक्र, तो भी ये पंच महाभूत तो भी योग बनेगा, बनाएगा? तो भी बनेगा। ये देखो, वो पहले क्या है, यहाँ पर सीधा रूल क्या है, अगर कोई केंद्र में, जन्म पत्रिका के केंद्र में, स्वराशि में या उच्च राशि में ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आता है तो महापुरुष योग बन जाता है। जी।
यहाँ तो जो पर दूसरे ग्रह उधर उपस्थित होंगे हाँ तो उनका उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इस केस में? जैसे मंगल है मेष राशि में, उसके साथ केतु और शुक्र भी उस जगह पे हैं, हाँ तो इसका पंचमहापुरुष योग पे क्या असर होगा? उसका कम होगा या? वो कम होगा। वो दूसरा जो है वो ये देखो, एक बार एक रूल लगा के उसका रिजल्ट देख लेना है, जी बराबर है। फिर अगली बार दूसरा जो रूल है उसके साथ जो बनता है वो उस रूल से आपको फिर प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। जी। सर अगर सूर्य के साथ बुध भी है तो क्या वो हमेशा अस्थि मानेंगे उसको हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वो डिग्रीज कितना है उतना उसके ऊपर हो जाता है ना, ऐसा हमेशा आज से नहीं रहता है। ठीक है, ये समझ गया पंच महापुरुष योग। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये जब केंद्र में आते हैं तब पंच महापुरुष योग बनता है। एक एक ओरोस्कोप लेते हैं, सर के ओरोस्कोप में है, मेरे भी ओरोस्कोप में है। कल आपको सभी को अपना अपना होरोस्कोप जो है वो प्रिंट करके, जो एक फ्रंट पेज जो आता है, हाँ, वो पेज जो है वो शेयर करके रखना है ग्रुप में। तो हम लोग सब लोग जो है उसका वो पढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर, अब हो रहा है सर। अभी हो ठीक है, अभी ये अपने VH इंग्लिश सर का होरोस्कोप है, 10 अगस्त 1943 दोपहर में 12 बजे मलकापुर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनका जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में तुला लग्न है। ठीक है, राशि कौन सी है? राशि कौन सी है इसकी इनकी? वृश्चिक वृश्चिक राशि। ठीक है, वृश्चिक राशि है, तुला लग्न है। अभी पंचमहापुरुष का रूल क्या है? केंद्र में, केंद्र मंगल है। में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में से कोई है क्या? तो है मेषेचा मंगल आहे. हाँ, मेष का मंगल है। मेष राशि जो है मंगल की स्वग्रह राशि है, और गुरु जो है गुरु कर्क का गुरु है, कर्क राशि में वो उच्च बन जाता है। तो ये दो महापुरुष योगों के दो योग यहाँ पर है। पंच महापुरुष योग 2 बार बनता है। हाँ, रोचक योग, इसको मंगल जब आता है तो उसे रोचक योग कहते हैं, और जब गुरु उच्च राशि में स्वग्रही आता है तो उसे हंस योग कहते हैं। तो ये दोनों योग उनके इसमें है, मेरे इसमें है, लेकिन वो नवांश कुंडली में है। अभी ये मेरी कुंडली देखो, यहाँ पर नवांश कुंडली में अगर आप देखोगे तो ये वृश्चिक राशि का मंगल रोचक योग है, और ये शश योग है। शनि जो है अपने घर में कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में बैठा है। ठीक है, जन्म कुंडली का जो योग है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, नवांश का भी होता है, लेकिन जन्म कुंडली का ज्यादा माना जाता है। सर अगर योग बन रहा है पर अस्त है वो प्लैनेट, तो वो माना जाएगा? ये देखो यहाँ पर जो मेरा जो बुध है अस्त है। ठीक है, बुध जो है अस्त है। क्यों अस्त है? वो सूर्य के साथ में है और पास में है। ओके। यहाँ पर सर का जो है गुरु अस्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि वो सूर्य के साथ में है और पास में भी है, एक ही इसमें, एक ही भाव में, तो यहाँ पर इस प्रकार से वो अस्त माना जाएगा। अस्त लिख के ही आता है,
बहुत ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जब अस लिख के आएगा तो अस रहेगा, जब व लिख के आएगा तो वक्री होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा है कि ये जो पंचमहापुरुष योग है वो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि से होता है। तो अपनी नजर फोकस करना है कि केंद्र में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि है क्या, अगर है तो अपने घर में या उच्च राशि में है क्या, क्लियर हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिविटी ढूंढना है, हमेशा निगेटिविटी ढूंढना नहीं है कि कोई भी किसी भी होरोस्कोप में क्या क्या पॉजिटिव है। जन्म काल में मंगल बलवान होकर स्वराशि मूल त्रिकोण राशि का अथवा उच्च राशि का हो, केंद्र में हो गया तो रुचक योग होता है। रुचक योग में उत्पन्न जातक का शरीर मजबूत एवं प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथों का ज्ञाता होता है। वह संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति से युक्त सुशील शास्त्री मंत्री जप तप करता परंपरा और परिपाटी के अनुसार राजा या राजा के समान श्रेष्ठ अत्यंत सुंदर कोमल दाता शत्रुओं के जीतने वाला सुखी सेनापति 70 वर्ष पर्यंत जीवित रहने वाला। रुचक योग से जातक पर मंगल का प्रभाव होता है। वो लोगों का नेता होता है, वह कमांडर होता है, आक्रमणकारी होता है, परंतु देशभक्त शासक होता है या उसके बराबर होता है। यह उसका जो है फल है। अभी भद्रक योग, भद्र योग बुध बलवान होकर स्वराशिस्त मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि होकर वो केंद्र में होना चाहिए तो भद्रक नाम का योग बनता है। जो जातक इस योग में जन्म लेते हैं वह अल्पभाषी होते हैं। सिंह के समान मानी गजपति पुष्टजंगा और वक्षस्थल वाले गोल बाहु के बंधुजनों पर उपकार करने वाले प्रज्ञा यश इत्यादि से युक्त राजा व राजा के समान होते हैं और 80 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं। इस योग में जातक के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं। बुध बुद्धि का कारक होता है और बुध के नैसर्गिक स्वभाव के साथ भद्रक योग का संबंध होता है। बुध का बलि होना आवश्यक है, अन्यथा यह योग मात्र विपरीत होकर रह जाएगा। बलि होना चाहिए, असंगत नहीं होना चाहिए। हंस योग जन्म काल में गुरु बलवान होकर स्वराशि मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि का केंद्र में हो गया तो हंस योग होता है। हंस योग की व्याख्या सावधानी पूर्वक करनी चाहिए क्योंकि इस योग वाला व्यक्ति चरित्रवान महान नैतिक होता है। इस योग में जो जन्मते हैं वह रक्त वर्ण के होठ के चंपे की कली के समान होते, होठ उनके चंपे की कली के समान होते हैं। उन्नत नासिका सुंदर चरण हंस के समान मंजुल स्वर कफ प्रकृति गौर वर्ण नाजुक श्री वाले सुंदर शास्त्रज्ञ निपुण सदाचार संपन्न 80 वर्ष पर्यंत जीवित रहने वाले होते हैं। इस जातक के पैरों पर शंख कमल मछली और अंकुश ये चिन्ह होते हैं। हाथ और पैरों पर जो चिन्ह होते हैं ना वो चिन्ह भी किस प्रकार के होते हैं वो दिखाया गया है। इस योग वाले जातक सौंदर्य प्रसाधन फैशन कलाकार कवि नाटककार गुरु या सामाजिक कार्यों से जुड़कर नाम व यश कमाते हैं। ठीक है। तीसरा जो है शुक्र का योग, शुक्र से जो योग बनता है उसे मालव योग कहते हैं। शुक्र बलवान होकर अगेन स्वराशि में उच्च राशि में मूल त्रिकोण राशि में और केंद्र में तो मालव योग होता है। ठीक है। मालव योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति आकर्षक कांतिमान पुष्ट शरीर वाला धैर्यवान विद्वान प्रसन्नचित्त रहने वाले सदैव वृद्धि को प्राप्त करने वाले विवेकशील बुद्धि का धनी होता है और उसको समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति संतान सुख सहज ही प्राप्त होते हैं। वह सौभाग्यशाली होता है, उसे भौतिक सुख आसानी से प्राप्त होता है, वाहनों का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है तथा उसकी कीर्ति और प्रसिद्धि सर्वत्र फैलती है। वह जन्मजात विद्वान होता है, सुबोध मति वाला और सुखों का आजीवन भोगने वाला होता है। ठीक है। जब शनि मूल त्रिकोण राशि का स्वराशि का केंद्र में उच्च होकर अगर आता है तो शशि योग होता है। शशि योग होने पर जातक में शनि के नैसर्गिक गुण होते हैं। शनि कठोर है, नीच अपरिष्कृत और पापी ग्रह है और इन विशेषताओं के कारण शशि योग के फल होते हैं। शशि योग की व्याख्या करते समय चंद्रमा की स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। इस योग में जातक राजा की तरह अपने जीवन को जीता है। इस योग में जातक सेनापति धातुकर्मी विनोदी क्रूर बुद्धि जंगल पर्वत में घूमने वाला आंखों में क्रोध की ज्वाला चमकती है। ये जातक तेजस्वी भ्रातृप्रेमी सुखी शूरवीर श्याम वर्ण तेज दिमाग और स्त्री के प्रति अनुरक्त होते हैं। यह जातक वैज्ञानिक निर्माणकर्ता भूमि संबंधित कार्यों में संलग्न जासूस वकील तथा विशाल भूमि खंड के मालिक होते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो है पंच महापुरुष योग है। दूसरा एक योग है गुरु के साथ राहु या केतु होगा तो उसे गुरु का एक चांडाल योग कहते हैं। तो सर तो ऐसे नाम लेने के लिए ना कहते क्योंकि वो इतना बुरा भी नहीं है।
जातक बुजुर्गों को का एवं गुरुजनों का निरादर करता है, मुंहफाट होता है तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ये जातक पेट और श्वास के रोगों से पीड़ित हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा है कि गुरु स्ट्रांग रहने से वो इतना केतु उसको इतना नहीं बिगाड़ सकता है, उल्टा वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। सूर्य ग्रहण योग, सूर्य के साथ राहु या केतु हो तो सूर्य ग्रहण योग होगा। वैसे चंद्र के साथ राहु केतु रहेगा तो चंद्र ग्रहण योग होगा। सूर्य ग्रहण योग में जातक को हड्डियों की कमजोरी, नेत्र रोग, हृदय रोग होने की संभावना होती है। हाँ, एवं पिता का सुख कम होता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हेल्थ का कारक है, इसीलिए ये सब बातें उन्होंने यहाँ पर दी है। चंद्र ग्रहण योग होगा तो जातकों को मानसिक पीड़ा एवं माता को हानि पहुंचती है। अपने होरोस्कोप से अपने माता को, पिता को तकलीफ कैसे होने वाली है या किसी बच्चों को तकलीफ कैसे होने वाली है, ये भी हम लोग ये कुंडली से जान सकते हैं। श्रापित योग, शनि के साथ राहु हो तो श्रापित योग होता है। दरिद्र योग होता है, 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कहा है। पितृदोष जो है, जातक को यदि जातक को 2, 5, 9 भाव में राहु, केतु या शनि है तो जातक पितृदोष से पीड़ित है। ये एक रूल है कि आपके दूसरे, 5वें, 9वें भाव में राहु या केतु के साथ में अगर शनि होता है तो पितृदोष होता है। नाग दोष है, यदि जातक को 5 भाव में राहु विराजमान है तो जातक पितृदोष के साथ साथ नागदोष भी है। ज्वलन योग, सूर्य के साथ मंगल की युति हो तो जातक ज्वलन योग या अंगारक योग से पीड़ित होता है। सूर्य के साथ मंगल अंगारक योग भी कहते हैं उसको, और राहु के साथ मंगल उसको भी अंगारक योग कहते हैं। मंगल के साथ राहु या केतु विराजमान हो तो जातक अंगारक योग से पीड़ित होता है। एंग्री होते हैं, क्रोध होता है, क्रोध में वो क्रूर कर्म करते हैं। सूर्य के साथ चंद्र हो तो जातक अमावस्या का जन्मा हुआ जाना जाता है। शनि के साथ बुध हो तो प्रेत दोष है। शनि के साथ केतु है तो पिशाच योग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निगेटिव योग जो है वो ज्यादा दिए गए। पहले स्लाइड में पंचमहापुरुष योग जो है वो पॉजिटिव योग थे। केमद्रुम योग, चंद्र के साथ कोई ग्रह ना हो एवं आगे पीछे के भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्र के साथ भी ना हो और आगे पीछे भी ना हो तो, तथा किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्र पर ना हो, तब वह जातक केमद्रुम योग से पीड़ित होता है तथा जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम अकेले ही करना पड़ता है। शनि और चंद्र दोनों एक साथ होंगे तो विष योग होता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और उसके साथ ये शनि पाप ग्रह है तो वो विष योग होता है। एक नक्षत्र जनन शांति, घर के किसी दोनों व्यक्तियों के एक ही नक्षत्र हो तो उसमें भी जनन शांति करनी चाहिए। अदरवाइज उसमें ऐसा देखा गया है कि एक नक्षत्र के 2 घर में मेंबर्स हैं तो एक दूसरे में उनकी कभी ना कभी जिंदगी में कुछ तो भी हो जाता है और फिर उसके आगे वो उनकी नहीं बनती, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। त्रिक प्रसव शांति, 3 लड़की के बाद लड़का या 3 लड़कियों के बाद लड़की का जन्म हो तो जातक सभी पर भारी होता है। वो चाइल्ड जो है अगर 3 लड़कियों के बाद हुआ तो लड़की हो या लड़का हो वो सभी पर भारी होता है। कुंभ विवाह, लड़की के विवाह में अड़चन या वैधव्य योग दूर करने के लिए कुंभ विवाह कहा गया है। अर्क विवाह, लड़के के विवाह में अड़चन या वैधव्य योग दूर करने के लिए अर्क विवाह कहा गया है। कुंभ विवाह में जो भी है कुंभ से विवाह करके वो कुंभ को तोड़ देते हैं, तो जो विवाह से दूर होने के जो डिवोर्स के योग होते हैं वो कम करने के लिए या उसका उपाय ये यहाँ पर किया गया है। अमावस्या का जन्म होगा तो अमावस्या के जन्म के सिवा कृष्ण चतुर्दशी या प्रतिपदा युक्त अमावस्या जन्म हो तो भी शांति करने के लिए कहा है। यमल जनन शांति, जुड़वा बच्चों ट्विंस अगर होते हैं तो वहाँ पर यमल जनन शांति वगैरह करने के लिए कहा है। सर ये 3 लड़कियों के बाद लड़का भारी होता है, मतलब क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव? पॉजिटिव होता है। 3 लड़कियों के बाद जो भी 4th चाइल्ड जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो जीवन में बहुत तरक्की करता है और वो कुल दीपक बन जाता है। पहले तीनों से भी भारी रहता है। फिर उसके बाद में मेष लग्न के लिए मार्केश शुक्र माना गया है। ये लग्न जो है, मेष लग्न का मतलब है सेंटर में 1 नंबर आएगा तो मेष लग्न, उसके लिए मार्केश शुक्र है। वृषभ लग्न के लिए मंगल है। मिथुन लग्न के लिए गुरु है। कर्क और सिंह राशि वाले के लिए मार्केश शनि मार्केश है।
मार्केश मतलब? मार्केश मीन्स निगेटिव है, वो मारक मारक ग्रह है। जी। कन्या लग्न के लिए गुरु है, तुला के लिए मंगल है, और वृश्चिक लग्न के लिए जो है वो शुक्र मार्केश है, जबकि धनु लग्न के लिए बुध, मकर लग्न के लिए चंद्र, कुंभ लग्न के लिए सूर्य और मीन लग्न के लिए बुध मार्केश नियुक्त किए गए हैं। तो जो भी जब भी हम लोग लग्न ढूंढ लेंगे तो लग्न ढूंढने के बाद वहां पर लिख देना है कि कौन सा लग्न है, मेष लग्न है, तो शुक्र जो है वो मार्केश है। तो शुक्र को थोड़ा सा केयरफुली देखना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इस प्रकार के 12 लग्नों का जो मार्केश है वो यहाँ पर दिया गया है। देखो जो निगेटिव है वो निगेटिविटी को कम करने के लिए आपको उसका कंट्रोल भी करते हो तो भी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और वो ज्यादा आसान है। किसी को पॉजिटिव बनाने से अच्छा है जो हर्डल से वो दूर करेंगे तो भी आपको वहां पर जो है ग्रोथ मिलेगी। सर जैसे पहला है मेष लग्न के लिए हाँ। शुक्र मार्केश है, ये तो समझ में इसका आ रहा है ना अर्थ मेष हुआ, लग्न का मतलब कैसा है? इसका अर्थ मतलब लगन मेष है, फर्स्ट है, और हाँ। उसमें शुक्र बैठा हुआ है। बराबर। नहीं वैसा नहीं, वैसा अच्छा। नहीं है। अच्छा। देखो ये कर शुक्र कहाँ, उसका दृष्टि देखना पड़ेगा, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल है। शुक्र कहीं पर भी रहने दो, शुक्र को हाँ। देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शुक्र मार्केज बन गया। ठीक है, व्हाइट बोर्ड आ गए? नहीं। हाँ मैम। सप्तम राशीचा स्वामी होणार का मार्केश? हो। उसका दूसरा भी मैं बता देता हूँ कैसे उसको ये करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये जो है ना मेष लग्न है, बराबर। 1 नंबर है, इसका मतलब है मेष लग्न है। मेष लग्न के लिए शुक्र मार्केश कैसा है कि सामने सप्तमेश जो मार्केश होता है, अच्छा। 2 7 ये मार्केश हो गए। 2 में भी शुक्र है, 7 में भी शुक्र है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है, उस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। मुझे सब 12 चार्ट बनाना पड़ेंगे नहीं तो। द्वितीयेश और सप्तम, मार्केश जब इन पोजीशन ये कहीं पर भी है, ये यहीं पर भी बैठ सकता है, किधर भी बैठने दो, 12 भाव में कहीं पर भी शुक्र रहेगा, लेकिन वो मार्केश ही कहलाएगा। उसकी एक कैटेगरी बन गई, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो उस लग्न के कुंडली के लिए निगेटिव है, चाहे वो यहाँ पर क्यों ना हो, सेकंड हाउस में क्यों ना हो, स्वग्रही क्यों ना हो, या 12 में उच्च क्यों ना हो, वो मार्केश ही बन गया। सर माझ्या पत्रिकेत तसंच आहे, माझं धनु लग्न आहे आणि सप्तमेश हिंदी मध्ये माझा बुध। मैं हिंदी- बहुत हाँ, बार सर, बोल रहा हूँ यार, आप ऐसा मत करो। क्या होता है, मुझे वही इंस्ट्रक्शन बार बार देने के लिए ठीक नहीं। आप हिंदी में बात मेरा करो ना। हाँ क्या मेरा हो धनु जाता है, लग्न है सर। मैं मराठी में आ जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, कोर्स खत्म हो गया तो भी मैं मराठी में चल जाऊंगा, ऐसा होता है। सॉरी सर, सॉरी। मेरा धनु लग्न है और सप्तम स्थान में बुध है। हाँ, 1 मिनट, आपका धनु लग्न निकालते बुध हैं। मेरा मार्केश है ना धनु लग्न के हिसाब से। तो उसको है ना यहाँ पर मेरा हॉरोस्कोप है सर। ठीक है, अभी ये वीरेंद्र पाटिल जी का होरोस्कोप है। इनका क्या है, पहले धनु लग्न, राशि कौन सी है, मेष राशि। हाँ, मेष राशि धनु लग्न। अभी इसके लिए धनु लग्न के लिए मार्केश कौन है, बुध। हाँ, बुध मार्केश है, शुक्र मार्केश नहीं है, बुध है। ठीक है, तो बुध मार्केश है, बराबर हो सकता है ना। तो सामने है सर। नहीं, वही ना, केंद्र- 7th वाला है ना वो। 7th ग्रह में। देखो 7th का स्वामी है ना वो, सप्तमेश हम्म। बुध है, वो कहाँ बैठा है उसका उसको देखने की जरूरत नहीं, वो मार्केज बन गया। किसी भी लग्न का मार्केज बाधकेश निकालने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ।
स्क्रीन दिखाई दे रहा है? व्हाइट स्क्रीन, यस सर, यस सर। व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस हाँ सर। सर दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी मुझे बता दो, कोई एक लग्न बताओ, कोई भी एक सिंह लग्न। लगन, हाँ, सिंह लगन, सिंह लगन, सर 5 मिथुन। नंबर। वृश्चिक लग्न, ठीक है। वृश्चिक लग्न हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको इसके वृश्चिक लग्न के बाधकेश मार्केश कैसे निकालना है? 9, एक तो दूसरा लेना है, 9 का कौन होगा? ये गुरु हुआ। दूसरा 7वां लेना है, शुक्र। शुक्र। और तीसरा जो है यहां से काउंट करना है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब तक लग्न का नंबर नहीं आता है तब तक ये काउंट करना है। ये आया चंद्र, चंद्र। चंद्र। गुरु शुक्र चंद्र, ये जो है बाधकेश, और ये तीनों जो है बाधकेश और मार्केश बन गए। तो सर आपने चंद्र कैसे निकाला, समझ में नहीं आया सर, मतलब आपने ये देखो, ये 8 है ना? यस हाँ सर। सर। 8 है, लग्न है, लग्न का नंबर याद रखना है, हाँ ठीक है। ओके। और दूसरा एक टेक्निक है, ये टेक्निक है, ये कोई रूल नहीं है। टेक्निक क्या है कि जो भी लग्न का आपको बाधकेश मार्केश निकालना है तो पहले तो सेकंड हाउस का लेना है, दूसरा 7th हाउस का लेना है, और तीसरा 6 मीन्स ये 6 नहीं 11वां स्थान, ये हाउस आप कंसिडर करो, इस हाउस, ये हाउस, फिर भाग्य स्थान, और फिर सप्तम स्थान। ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्यों रुका मैं? क्योंकि 8 लग्न का हम देख रहे हैं, वृश्चिक लग्न का देख रहे हैं, इसलिए मैं 8 को रुक गया, ठीक है। ये क्या आया? गुरु शुक्र और चंद्र आया, ठीक है। अभी और एक ले लेते हैं। अभी दूसरा बोलो, कौन सा लग्न लेना है? सिंह लगन का सर 5 नंबर, सिंह लगन, मकर मकर। 6 नंबर सर। सिंह लगन। 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, कन्या लग्न 6 नंबर है। पहला क्या लेंगे? शुक्र। सेकंड हाउस का जो भी है वो लेना है, 7th हाउस का जो है वो लेना है, गुरु लेना है। हाँ, बराबर। फिर उसके बाद में 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से क्या आया? गुरु आया। गुरु। तो ये गुरु जो है, गुरु प्रबल मार्केश बन गया। हाँ, गुरु प्रबल मार्केश बन गया, ठीक है। समझ गए ये सब? मतलब इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे सर वो नेगेटिव मिलेंगे क्या? वो केंद्र में है फिर भी दैट विल गिव अस नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट? केंद्र में गुरु कहाँ बैठा है वो अभी पता नहीं है। अच्छा अच्छा, वो तो पता ही नहीं है। अगर यहाँ बैठा है तो भी उसका जो है वो मार्केश होने के कारण निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ओके। सर मार्केश मतलब जो मैं समझी, क्या ये सही है? जैसे 6 इसमें ये 6 लगन है, उसके बाद दूसरे और 7वें भाव में जो राशि आएगी उसमें जो ग्रह बैठे हैं वो उसके लिए मार्केश है। यस, मार्केश ग्रह है, मार्केश राशि नहीं है जी। मार्केश ग्रह है। जो राशि दूसरे और 7वें भाव में बैठी है उसके जो ग्रह होते हैं वो मार्केश हो जाते हैं। वो नहीं सर, मार्केश होते हैं। नहीं सर, जो ग्रह बैठे वो नहीं, ग्रह स्वामी जो राशि स्वामी, राशि स्वामी वही ना, फिर उसका राशि स्वामी, वो जो राशि है वो राशि का जो स्वामी है वो मार्केश बन जाता है। दूसरे और 7वें स्थान पे। दूसरे और 7वें स्थान में जो राशि है उस राशि का स्वामी जो है वो मार्केश बन जाता है। तो सभी राशियों लग्नों के मार्केश आप निकाल के रखो, और मार्केश जो है वो मार्केश की शांति करने के लिए इसका एक बहुत अच्छा और बहुत प्रभावी क्विक रिजल्ट देने वाला उपाय है। मार्केश का जो रत्न होता है वो रत्न आपको बड़े से बड़े जलाशय में या कोई जागृत देवस्थान में वहां पर उसको जो है अर्पण करना है, तो आपके हर्डल्स दूर हो जाएंगे। मार्केश का काम क्या है? हर्डल्स लाना है, बाधाएं लाना है। और मार्केश अगर बाजू में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ आप अपना काम करो, तो अपना काम बन जाता है। ठीक है, समझ में आए? आप सब लोग जो है अपना अपना लग्नों का या सभी लग्नों का निकाल के रख दो तो एक लिस्ट बन जाएगा। अभी कुछ थोड़े से नियम लेते हैं।
जो ग्रह अपनी उच्च अपने मित्र ग्रह की राशि में हो तो शुभ फल देता है। अपने राशि में, अपने घर, खुद के घर में या उच्च राशि में या मित्र की राशि में हो, मित्र राशि के मित्र ग्रह की राशि में हो तो शुभ फल देगा। इसके विपरीत नीच राशि में या अपने शत्रु राशि में हो तो वो ग्रह जो है अशुभ फल देता है। क्लियर? दूसरा नियम। Excuse me, sir. Sorry. Okay, you continue. Sorry, Yes, yes. sorry. बोलो बोलो, पूछो पूछो। Sir, then वो retrograde का कैसा रहता है? हाँ, वो आएगा। Okay. ठीक। जो ग्रह अपनी राशि पर दृष्टि डालता है वह देखे जाने वाले भाव के लिए शुभ फल देता है। देखो, अगर ग्रह जो है कि सपोज एक और ये लेते हैं और उसको ये देखो, अभी ये वीरेंद्र पाटिल का जो कुंडली है दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, हाँ, दिखाई दे तो रहा है। इनके कुंडली में रूल क्या था कि जो ग्रह अपने घर पे दृष्टि डालता है, इनका गुरु जो है अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है। धनु लग्न है ना, तो उनकी Yes, sir. सातवीं दृष्टि अपने घर पे जा रही है। हाँ, तो इसलिए ये जो है कि वो शुभ फल देगा। क्लियर हो गया? जब कोई भी ग्रह अपने घर पे दृष्टि डालता है, उसकी तीसरी हो, सातवीं हो, 10वीं हो, जो भी दृष्टि है, जिसकी भी, सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि है। शनि की तीसरी और 10वीं एक्स्ट्रा दृष्टि है, मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि है। हाँ, और गुरु की राहु केतु गुरु 5 7 और 9। 9। ठीक है, तो ये गुरु की सातवीं दृष्टि अपने घर पे है, इसलिए वो शुभ फल देगा। जो ग्रह अपनी राशि पर दृष्टि डालता है वह देखे जाने वाले भाव के लिए शुभ फल देता है। तो वो भाव के लिए कौन सा भाव है? उनका लग्न भाव है, तो उस भाव के लिए वो शुभ फल देगा। और सर जैसे हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती ही है, हाँ, तो और यदि अपनी राशि को देखने के लिए 2 ग्रह बैठे हो तो उधर दोनों का शुभ फल होगा। ये दोनों का शुभ फल हो सकता है ना, दोनों की दृष्टि होती है ना, तीनों की दृष्टि होती है, कितने भी ग्रहों की दृष्टि हो सकती है। जैसे 7वें भाव में 2 बिल्कुल, ग्रह एक आधे भाव के ऊपर। हाँ, 7वें भाव में 2 ग्रह है तो दोनों की दृष्टि होगी ना आगे। 7वीं दृष्टि तो दोनों की होगी। राइट। अभी इनका दोनों ग्रह, ये चंद्र और सूर्य, इनका अमावस्या का जन्म है। चंद्र और सूर्य जो है इनका पंचम में बैठा है, तो लाभ स्थान के ऊपर चंद्र और सूर्य दोनों की दृष्टि है, तो इनका लाभ बढ़ गया है। लाभ देने वाला एक ही ग्रह नहीं है, लाभ देने वाले ग्रह कौन से हैं? एक तो लाभ स्थान का स्वामी है शुक्र, वो भी लाभ देगा, और जो देख रहे हैं चंद्र सूर्य की वजह से भी लाभ देगा। शनि भी तीसरी दृष्टि डाल रहा है वहां पर, उधर से भी लाभ आएगा। गुरु भी 5वीं दृष्टि डाल रहा है, उधर से भी लाभ आ रहा है। कहाँ से लाभ आ रहा है इनको? मंगल की 4थी दृष्टि है, उससे भी लाभ आ रहा है। देखो, एक केस बहुत अच्छा ही है। लाभ स्थान समझ रहे हैं आप? लाभ स्थान कौन सा है? एकादश स्थान, 11। अभी लाभ स्थान का फायदा कौन देगा? उसका मालिक शुक्र देगा। हाँ, उसका मालिक शुक्र कहाँ पर बैठा है? अपने घर में बैठा है, एकदम फ्रेश है, अच्छा है, एनर्जेटिक हो गया ना वो। उसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं है, उसके ऊपर कोई किसी की दृष्टि नहीं है। हाँ, कोई राहु के वगैरह ऐसे नहीं है। ठीक है, अच्छा है ना। तो ये पहला पॉइंट अच्छा होगा। दूसरा, उसको दृष्टि देने वाले ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा दे रहा है, सूर्य दे रहा है, गुरु भी 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5। मंगल की 4थी दृष्टि है, 1 2 3 4। शनि की तीसरी दृष्टि है, 1 2 3। कुछ भी करेंगे तो उनको लाभ होगा, कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करेंगे वो तो उनको लाभ होगा। 7 ग्रहों की दृष्टि है। यस, क्यों नहीं होगा लाभ? ये तो उनको भी पता नहीं होगा। मैंने भी जब पहली बार देखा तब तो ऐसा सोचा नहीं था। आज हम दृष्टि के एंगल से देख रहे हैं
तो ये इतना सब सिर्फ बुध का दृष्टि नहीं है, बुध का ही नहीं बस, और बुध शुक्र का दोस्त है। हो रहा है सर, लाभ तो हो रहा है। वो सर इसीलिए आपके आप कुछ साथ है, हाँ आप कुछ नहीं वीरेंद्र करते भाई आपके साथ है, इसीलिए सर सबसे ज्यादा लाभ आपका वो लेते हैं। हो रहा है सर का बहुत लाभ लेकिन हो रहा है। अभी मैं उनका लाभ लूंगा। पार्टी लेना है सर, मुझे उनका लाभ लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, लाभ स्थान के लिए बहुत अच्छा है। पार्टी बनती है सर। यस बिल्कुल बनती है। लॉकडाउन चलो, खत्म ये समझ गया कि हॉरोस्कोप कैसे पढ़ना है, कि दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। और जो है अभी इसमें ही देखो, सूर्य जो है मेष राशि में वो स्ट्रांग बन गया, उसकी स्ट्रांग प्लैनेट की दृष्टि पॉजिटिव रिजल्ट देगी, बेस्ट रिजल्ट देगी। तो ये सब बातें जो है आपको कंसिडर करनी है। तीसरा नियम, हाँ, जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों और शुभ ग्रहों के साथ हो वह शुभ फलदायक होता है। मध्य का मतलब, मधुर का मतलब अगली और पिछली राशि में ग्रह, हाँ उसके मध्य ग्रह, जिसके भी जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ और आगे पीछे भी ग्रह होने चाहिए, तो वो शुभ फल देगा। जो ग्रह अपनी नीच राशि से उच्च राशि की ओर भ्रमण करें और वक्री ना हो, वो भी शुभ फल देते हैं। जो ग्रह लग्नेश का मित्र हो वो भी शुभ फल देता है। लग्नेश जो है तो लग्नेश गुरु है, तो गुरु का अगर मित्र है तो वो भी शुभ फल देता है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। त्रिकोण का मतलब है 1, 5, 9 के स्वामी। 1, 5, 9 के स्वामी जो है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये त्रिकोण स्थान है, त्रिक स्थान है, ठीक है, वो भी शुभ फल देते हैं। सर यदि त्रिकोण के मालिक नीच भी हो फिर भी शुभ फल देंगे? हाँ इको आ रहा है, इको। हाँ एक बोलो सर। इसमें जैसे सिंह लग्न में तो फिर मार्केश भी हो गया मंगल, और फिर उसका त्रिकोण का स्वामी भी हो गया। यस, क्या शुभ फल देगा या खराब देगा? दोनों। ये देखो कैसा होता है, मार्केश होगा इसलिए अशुभ फल देगा, त्रिकोण का स्वामी होगा इसलिए शुभ फल देगा। और वो सिंह लग्न के लिए कारक भी हो गया ना, कारक ग्रह भी होगा ना, तो शुभ फल देगा। तो ये देखो कैसा है, एक जगह से आपको देखना है, सिंह लग्न बरोबर है। त्रिकोण और केंद्र का स्वामी, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी मंगल होने से वो जो है शुभ फल देगा, और मार्केश होने से वो अशुभ फल देगा। किसको मानेंगे ज्यादा हाँ, फल तो इसका मतलब है शुभ फल का मतलब कैसा है, आपको 2000 रुपए का फायदा है। अशुभ फल का मतलब है 800 रुपए की पेनल्टी। अभी फायदा कितना रह गया है? 1200 का। हाँ, तो इस प्रकार से उसको कैलकुलेट करना है। ये तो फायदा हो गया, मान लो 2000 रुपए का फायदा और 2500 की पेनल्टी। हाँ, 500 रुपए लॉस हो गया, तो ये कैसे निकालेंगे? नहीं, वो ये देखो पहले तो उसको कारक ग्रह का दर्जा बढ़ा है ना मार्केट से। केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी है वो ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसलिए ऐसा उल्टा नहीं होगा। 2000 का फायदा होगा और 800 रुपए की पेनल्टी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पर बैठा है वो सभी बातें देखो, सभी बातें है उसका मंगल का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। मंगल का स्ट्रेंथ आपको निकालना है ना, सबसे बेस्ट तरीका जो है अष्टक वर्ग में आता है। मंगल देखो अष्टक वर्ग में आपका जो मंगल है, अभी इनका जो मंगल है 7th हाउस में 5 पे है। 5 का मतलब है आउट ऑफ 8 5, तो 75% मंगल का स्ट्रेंथ जो है वो 75% स्ट्रेंथ है, ठीक है। और मेरी पत्रिका में मंगल 1.64 है, वो आपको अच्छे से दिखे। वो ऐसा नहीं, ये अष्टक वर्ग का निकालना। हाँ, वो षडबल हुआ, अष्टक वर्ग से निकालना है। अष्टक वर्ग से आपको जो है वो प्लैनेट का और उसको साथ में सभी ने जो सपोर्ट करके जो बल दिया है उसका एग्जैक्ट बल आता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखना है देखो, लेकिन जो 2 रूल है तो दोनों भी आपको कंसिडर करने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रूल लेना है, एक को छोड़ देना है, आपको दोनों को कंसिडर करना है। वक्र का फल हमेशा पॉजिटिव ही माना जाएगा और नेगेटिव सेंस भी हो सकता है।
अच्छा। जैसे कोई इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ग्रह की और मान लो वो नेगेटिव है, क्या वो नेगेटिव देगा या स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पॉजिटिव ही देगा? नहीं, निगेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो निगेटिव देगा। अच्छा, स्ट्रेंथ निगेटिव है पॉजिटिव, वो पहले देखो। निगेटिव ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो निगेटिव देगा, और पॉजिटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पॉजिटिव देगा। केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह अपनी शुभता छोड़ देता है और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता छोड़ देता है। केंद्र का स्वामी जो भी है, शुभ शुभ ग्रह रहेगा तो शुभता छोड़ देता है, अशुभ ग्रह रहेगा तो अशुभता छोड़ देता है। ये रूल थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिसिंग है। केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह, नहीं समझा ये। नहीं, रूल वो कुछ एक वर्ड उसमें मिस हो गया है। ठीक है ठीक है। केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह अपनी शुभता छोड़ देता है। अगर वो कुछ हो सकता है 6, 8, 12 में रहेगा तो ऐसा कुछ रहेगा। केंद्र का स्वामी शुभ होने के बाद भी 6, 8, 12 में जाता है तो शुभता छोड़ देता है, क्योंकि लग्नेश केंद्र का स्वामी या लग्नेश जो है त्रिकोण का स्वामी 6, 8, 12 में जाते हैं तो वो अशुभ बन जाते हैं। ठीक है। क्रूर भाव 3, 6, 12, 3, 6, 11 ये क्रूर भाव है कि स्वामी सदा अशुभ फल देते हैं। 3, 6, 11 थर्ड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस उपचय स्थान। नहीं, 3, 6, 11 बराबर उपचय स्थान है वो, ये क्रूर भाव है। उपचय 1, 3, 6, 11 लाभेश हुआ ना सर, 11 तो नहीं 3, 6, 11 ही है। उपचय में 3, 6, 11 ही आते हैं। ये यहाँ पर 11 डबल आ गए। 11 के स्वामी सदाशिव। सर लाभ स्थान का स्वामी हमेशा अशुभ फल क्यों देगा? 11वां स्थान तो लाभ स्थान हुआ ना। नहीं, क्रूर भाव का है इसलिए। देखो 3, 6, 11 ये क्रूर भाव है। क्रूर एक रूल है ऐसा, क्रॉस रूल जो है उसको अपवाद कहते हैं। ये अपवाद ज्योतिष में बहुत आते हैं। एक नियम इधर से कहता है और उसके लिए अपवाद दूसरा सामने से खड़ा हो जाता है। तो हर एक नियम को अपवाद है, हर एक नियम को यहाँ पर अपवाद हो सकता है। तो आपको वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आ जाएगा। सर क्रूर भाव 3, 6, 12 होगा कि 3, 6, 11 ना। अच्छा, सर इसका अर्थ क्या हुआ? क्रूर 11 के स्वामी का अर्थ क्या हुआ? मतलब उसमें जो राशियां हैं उनके जो स्वामी हैं, राशि के स्वामी इन भावों में, उन भावों में जो राशि है वो राशि के स्वामी जो है जी। दुष्ट स्थान 6, 8, 12 ये दुष्ट स्थान है। त्रिक स्थान 6 रोग ऋण शत्रु का स्थान है। 8 जो है दुर्दैव का स्थान है। 12 जो है व्यय स्थान है। तो इस दुष्ट स्थानों में जो ग्रह है रहते जो जाते हैं वो भी अशुभ फल देते हैं। दुष्ट स्थानों के स्वामी तो अशुभ देते ही है, लेकिन दुष्ट स्थानों में जाने के बाद उसका शुभत्व कम हो जाता है। शुभ ग्रह 1, 4, 7, 11। सर लेकिन जैसा बोलते हैं कि अगर शनि 6th में है तो वो कारक भी है, तो उसके बाद भी वो अशुभ फल भी देगा सर? देखो एक बार एक रूल लगाने का है। शनि अगर अपने घर में है तो शुभ फल देगा। 6th हाउस में होने के बाद भी सर? हर हाँ, तो 6th हाउस में शनि की राशि आ सकती है ना, 10, 11 कुछ आ सकता है 6th हाउस में। तो वो अपने घर में तो वो फल अच्छा देगा। 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु का स्थान है, वहां पर तो शनि, मंगल, राहु ये शुभ फल देते हैं। ठीक है ना। तो हर एक रूल यहाँ पर ये अभी जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ये नियम और उसके अपवाद आते रहेंगे, और उसमें से आपको सही चुनाव करने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है। उसके लिए लास्ट में मैं बताऊंगा कि उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। अभी इमीडिएट अदरवाइज आप निर्णय नहीं ले पाते। यही बात होती है कि जब हम लोग BA हो गए, MA हो गए, लेकिन जब होरोस्कोप पढ़ते हैं तो नियम नहीं ले पाते। मैं एक नियम लगाऊंगा, मेरे सामने जो बैठा वाला है वो दूसरा अपवाद बता देगा, तो मैं वो नियम लगा ही नहीं सकता और उसमें बहस हो जाती है। तो थोड़ा सा रह गया, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसको अभी के लेवल में क्या कंसीडर करना है और उसके लिए कौन सा रूल एक्सेप्ट करना, फॉलो करना है। शुभ ग्रह केंद्र में 1, 4, 7
और 10 रहना चाहिए, नहीं शुभ फल देते हैं। पाप ग्रह केंद्र में अशुभ फल देते हैं, ये एक नियम है। अगर वो शुभ रहेगा केंद्र में तो शुभ फल देगा, पाप ग्रह रहेगा, पाप ग्रह कौन सा है, रवि शनि राहु केतु, ये पाप ग्रह है, वो अशुभ फल देते हैं। पूर्णिमा के पास चंद्र शुभ फलदायक है, अमावस्या के पास चंद्र अशुभ फलदायक है। पूर्णिमा के पास का जो चंद्र है वो शुभ फलदायक है और अमावस्या के पास का चंद्र जो है अशुभ फलदायक है। चंद्र की राशि उनकी उसकी अगली और पिछली राशि में जितना ज्यादा ग्रह होते हैं चंद्र उतना ही शुभ होता है। चंद्र के आगे और पीछे अगर ग्रह होते हैं तो चंद्र ज्यादा शुभ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अनफा सुनफा योग कहते हैं कि चंद्र के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्र के आगे पीछे ग्रह रहना चाहिए, अगर नहीं है तो अशुभ हो जाता है। और जितना ज्यादा ग्रह है, जितने ज्यादा नंबर्स में ग्रह है वो शुभ हो जाता है। बुध राहु और केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसे फल देते हैं। बुध राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वैसे फल देते हैं। बुध सूर्य के साथ होता है तो सूर्य के जैसा फल देता है, बुध शुक्र के साथ होता है तो शुक्र के जैसा फल देता है। राहु के साथ जो भी ग्रह, शनि के साथ राहु है तो शनि जैसा फल देगा। वैसे राहु को शनि जैसा माना गया है, केतु को मंगल जैसा माना गया है। जैसे एक आपने बताया था राहु सूर्य के साथ होगा तो वो ग्रैंड योग बताया था आपने, बताया उसमें पिता के साथ कम रहता है, सूर्य तो के वो साथ, सूर्य के साथ, हाँ राहु सूर्य और राहु साथ में होंगे तो राहु सूर्य का फल देगा। ये एक नियम है, लेकिन वो नियम वहां पर जो स्ट्रांग है ना, क्योंकि वो ग्रहण लग गया ना, तो ग्रहण लगने के बाद अगर किसी को ग्रहण लग जाता है तो वो उसका कैसे फल देगा, निगेटिव होगा ना वो। देखो यहाँ पर ये आपको नियम और अपवाद ये आते ही रहेंगे, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा लेना है। दोनों नियम अपने अपने जगह पे सोचेंगे तो ठीक है। सूर्य के निकट ग्रह असंगत हो जाता है और अशुभ फल देते हैं। जो भी ग्रह असंगत हो जाता है वो अशुभ फल देता है। सर सर मतलब चंद्र को कैसे चेक करेंगे कि वो जो पूर्णिमा के पास में कि अमावस्या के पास में? चंद्र पूर्णिमा के पास है, तिथि से पता चल जाता है ना पक्ष में तो। हाँ, और उसकी युति से भी पता चल जाता है ना। अभी इनका देखो, अभी हमने देखा था ना पाटिल जी का जो है वो चंद्र, सॉरी चंद्र नहीं है, हाँ हाँ चंद्र सूर्य साथ में है। अमावस्या का जन्म है क्या आपका, बताओ पाटिल सर, डालो तो ये डेट इनकी अमावस्या है क्या। ये तो चंद्र और सूर्य पास में है, देखो 5 डिग्री पे, 6 डिग्री पे। ओके सर, तो पता चल जाता है। चंद्र और सूर्य पहली बात तो यहाँ पर एक साथ है, इससे पता चलता है। एक साथ रहने के बाद भी कभी कभी 20 डिग्री का भी डिफरेंस हो सकता है, तो वो आसपास रहेगा। ये अमावस्या के आसपास का जन्म इनका हो सकता है। 6 डिग्री का है तो 7 डिग्री का है तो एक दिन आगे पीछे का हो सकता है। नहीं है शायद। सर प्रदीप बोल रहा हूँ। सर ये सूर्य के साथ कोई भी ग्रह है तो उसकी खुद की जो असर है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाएगी ना। अभी इनका अच्छा, खत्म हो जाती है। चंद्र इनका अस्तंगत हो गया है, सूर्य के साथ आया है 6 डिग्री में आया है तो चंद्र अस्तंगत हो गया है। तो चंद्र अस्तंगत होगा तो चंद्र मन का कारक है, तो ये इनको सब कुछ लाभ है मिलने वाला है, लेकिन ये खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा इनको। अभी ये सब पता चल रहा है तो अभी उनको ये तो फायदा है ज्योतिष का, क्योंकि चंद्र अस्तंगत है। वो मतलब ले नहीं पाते, माइंडली ले नहीं पाते। चंद्र सूर्य कोई भी ग्रह एकदम ऐसा वीक नहीं होना चाहिए। अस्तंगत का मतलब है कार्यनाश, वो चंद्रमा का पूरा कार्यनाश। और चंद्र तो मन का कार्य, चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए, चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन जितना वीक हो जाता है उतना वो जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। हाँ क्या पूछ रहे थे कोई? हाँ सर प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ ये मेरा रवि सूर्य और राहु एक साथ है, और मैं सही में मेरे पापा के साथ में बचपन से कभी नहीं रहा। देखो 1 साल से मैं उनसे दूरी रहा। एग्जाम्पल है। दूसरा गुस्सा भी है, सूर्य राहु और बट उसी में बुध भी है, तीनों साथ में। ठीक है ना, बुध का छोड़ दो बाद में, पहले तो सूर्य तो गया,
हाँ हाँ, दूसरा राहु सूर्य है तो आपको गुस्सा भी है, अंगारक योग भी बन गया है क्या नहीं है? ये है सर काफी। तो देखो ये योग जो है वो अगर आप सही पढ़ोगे, और अभी तो आपने उसका डिग्रीज नहीं देखे, जब डिग्रीज देखोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और पता चलेगा। सर जैसे मेरी कुंडली में 11वें भाग में राहु और सूर्य देखो है, अभी अपने तो मैं भी पिता से तो दूर हूँ। जिन जिन की कुंडली कल सवेरे तक ग्रुप में आ जाएगी, वो सभी की कुंडली हम स्क्रीन के ऊपर लेके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर क्या जन्म कुंडली ना जन्म कुंडली निकाल के देना है, मैं बताता हूँ कैसे निकाल के देना है। ओके। तो एस्ट्रोसेस सॉफ्टवेयर यूज करके ही निकाल के देना है, दूसरा सॉफ्टवेयर करके यूज करके नहीं निकाल के देना है, क्योंकि एस्ट्रोसेस फ्री है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। हाँ, उसमें से आपका DTP डाल के पूरा स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गए नियम। हाँ, महादशा उसके बाद हमने वो भी देखा था कि महादशा हमको देखना जरूरी है। तो महादशा किसकी होती है? ग्रहों की होती है। हाँ, और वो ग्रह किसी का तो भी स्वामी होता है, लग्न का स्वामी हो सकता है, सेकंड हाउस का स्वामी हो सकता है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, 7th 8 9 10 11 12 किसी का भी स्वामी वो हो सकता है। तो जिसकी भी स्वामी की दशा होती है वो दशा कैसी होगी, ये इसके लिए एक टेबल यहाँ पर चार्ट दिया है, ठीक है? लग्नेश की दशा, लग्नेश की दशा होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धनेश की दशा होगी तो अर्थ लाभ मिलेगा, मगर शरीर कष्टी होगा, पत्नी को कष्ट होगा। तृतीयेश की दशा होगी, थर्ड हाउस के स्वामी का जो ग्रह है, स्वामी जो है उसकी अगर दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है और वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसे इसमें भाइयों के लिए परेशानी, लड़ाई झगड़ा होगा। चतुर्थेश की दशा है तो घर, वाहन, सुख, प्रेम, स्नेह में वृद्धि होगी। पंचमेश की दशा है तो धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा देने वाली होगी, संतान सुख होगा, माता को कष्ट होगा। षष्ठेश की दशा है तो रोग, शत्रु, भय, अपमान, संताप ये आ सकता है। सप्तमेश की दशा है तो जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट होगा, चिंताकारक होगा। अष्टमेश की दशा है कष्ट, हानि होगी, मृत्यु होगा, मृत्यु का भय रहेगा। नवमेश की दशा है तो भाग्योदय, तीर्थ यात्रा, प्रवास, माता को कष्ट हो सकता है। दशमेश की दशा है तो राज्य, पद प्रतिष्ठा, प्राप्ति, धनागम, प्रभाव, पिता को लाभ, ये चीजें हो सकती हैं। और लाभेश की दशा है तो धन लाभ, पुत्र प्राप्ति, यश में वृद्धि, पिता को कष्ट, ये होगा। सर इसमें और व्ययश की दशा है तो धन हानि, अपमान, पराजय, देह कष्ट और शत्रु पीड़ा, ये हो सकता है। सर इसमें हम भाव के हाउसेस के कारक की बात कर रहे हैं? नहीं, कारक नहीं, कारक अलग, सिग्निफिकेटर अलग, कारक यहाँ पर आया नहीं। लग्नेश का मतलब है लग्न स्थान का जो राशि है उसका स्वामी। अच्छा, राशि का स्वामी। हाँ, धनेश का मतलब है, धनेश का मतलब है धन स्थान का में जो राशि है उसका स्वामी। ये सबका अलग अलग आएगा। ठीक है सर। हाँ, ये 12 प्रकार के आएंगे, क्योंकि 12 प्रकार के लग्न होते हैं। जी। अरे अच्छी या बुरी स्थिति में वो सेम प्रभाव देगा या ऐसा अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा? बिल्कुल, वो परसेंटेज वाइज ही देगा ना। देखो आपका दोस्त है, बड़ा ऑफिसर है, बड़ा फायदा देगा। वो उसी ऑफिस में वो प्यून है तो उसका उतना ही काम करेगा जितने उसके हाथ में है। जैसे लग्नेश में लिखा है स्वास्थ्य अच्छा, धन प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो ये correct. पॉजिटिव है, तो मतलब वो देगा तो पॉजिटिव कम ज्यादा हो सकता है पर नेगेटिव नहीं देगा। यस, पॉजिटिव ही देगा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है जो उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो लग्नेश है लेकिन नीच राशि में जाके बैठा है, लग्नेश है, उसके ऊपर उसके साथ शनि राहु केतु है, शनि राहु केतु की दृष्टि है, 6 8 12 के स्थान वाले उसके स्वामी की दृष्टि है। बहुत सारे फैक्टर्स है ना, अभी कितने फैक्टर्स है देखो, 1.5 लाख से ज्यादा फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, और वो 1.5 लाख फैक्टर तो कोई भी कंप्यूटर भी नहीं निकाल सकता है। तो ये सब फैक्टर, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, अलग अलग ओपिनियंस है ना, तो वो वैसे नहीं निकाल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले
स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट निकालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाव बदलेगा नहीं, भावेश वही रहेगा, लेकिन भावेश का स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। कारक जो है वो ग्रह फिक्स रहते हैं, कारक ग्रह उतना ही है, लेकिन वो ग्रह का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रह बल ये आपको निकालना चाहिए। ग्रह बल निकालने के बाद वो भाव का बल निकलेगा, और फिर आप जो है आगे ये सब कुछ बता सकते हैं। सर एक जनरल क्वेश्चन है, हाँ। जैसे अभी ये महादशा हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ तो ये हर व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें कभी ना कभी दे विल कम, ये मतलब है? बिल्कुल आती है ना, वो लाइन से आती है। ये देखो हर एक को है ना 5 दशा तो मिलती ही है कम से कम, किसी को 6-7। मैंने अभी देखा कि एक मेरे क्लाइंट है बेंगलोर में, 7 दशा पूरे हो गए उनके। वैसे तो मैक्सिमम पूरे 120 साल में 9 दशा हो जाती है, 9 दशा, हाँ। उनकी 7 दशा पूरी है या 7वीं दशा चालू है, 6 दशा पूरी हो गई। तो वो इस प्रकार से आप उनको देखना है ना, और अलग उनको बता सकते हैं कि जो जो और दशा में आपको पता चलता है ना समय उसका। देखो अभी ये इनका होरोस्कोप लेते हैं। आ गए ये वीरेंद्र पाटिल, अभी उनकी दशा कौन सी चल रही है? राहु की। कैसे पता चला दशा? ये इधर है, ये दशा राहु का की दशा चालू। विषुत्तरी दशा है ना। हाँ, किधर के आ गए क्या तुम वीरेंद्र पाटिल? यस सर, राहु की दशा। आपका अमावस्या का जन्म है क्या? यस सर। एक ही दिन ना? हाँ हाँ, अमावस्या के दिन का, वही हम पूछ रहे थे, तुम नहीं थे। तो चंद्र और सूर्य जो है आपका डिग्रीज में केवल 6 डिग्री पे है। 5-6 डिग्री में जब रहते हैं तो एक ही दिन रहता है, पास में रहते हैं। और उसका क्योंकि चंद्र जो है यहाँ से यहाँ 30 डिग्री करने के लिए उसको 2.25 दिन लगेंगे पार करने के लिए। हाँ सर। तो चंद्र सूर्य के पास में है, इसीलिए वो अमावस्या का जन्म है। ठीक है। और अभी आपकी दशा जो चल रही है राहु की चल रही है। अब राहु को तो कोई घर नहीं है, लेकिन राहु की दशा का मतलब क्या है? दशमेश, जहां पर राहु बैठा है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दशमेश, दशम स्थान में बैठा है, दशमेश नहीं। यस। दशम स्थान में बैठा है, इसलिए आप यहाँ पर जो है वो दशमेश की दशा का परिणाम क्या है वो हम इनको पूछेंगे। राज्य, पद, प्रतिष्ठा, धनागम, प्रभाव, पिता को लाभ होगा, ये चीजें जो है आपको मिलने वाली। कुछ प्रमोशन मिला है क्या? हाँ, अभी यही इसमें मिला है सर प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन मिला है ना 16 के बाद। 16 के बाद। हाँ, फिर उसके बाद धनागम, पैसे आ रहे हैं, आपका प्रभाव बढ़ रहा है। यस सर। हाँ, और पिता को भी लाभ हो रहा है। यस सर। ठीक, तो ये यहाँ पर इतना हमने पढ़ के बता दिया। पाटिल सर कंसल्टेंसी भेज देना सर को। वो तो चालू ही है ना सर, सर के आशीर्वाद से सब चल रहा है। आपका मत भेजना, आप अपने क्लाइंट का करेंगे तब 1% भेज देना। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो एकदम सिर्फ ये देखो, रूल देखो, रूल का पहले एक स्टेटमेंट लिख दो, बाकी अपोजिट रूल, अपवाद वगैरह वो अगर करते बैठोगे तो आप निर्णय नहीं दे पाओगे। अभी अगर यहाँ पर देखेंगे कि इधर से केतु देख रहा है, फिर उसके बाद में कुछ है, उसके साथ प्लूटो है, वक्री प्लूटो है, तो क्या करेंगे? और इसका स्वामी बुध भी सामने है, वो भी देख रहा है। ये मत सोचो, रूल क्या है? राहु जहां पर बैठता है वो उसका स्वामी बन जाता है, राहु को घर नहीं है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है। अभी इसके बाद में आगे आने वाली दशा कौन सी है? गुरु। आगे की दशा भी देखेंगे ना, आगे आने वाली दशा जो है वो गुरु है। अब गुरु किसका स्वामी है? बोलो फटाफट। धनु मीन। धनु वाले मीन। लग्नेश है वो, लग्नेश। हाँ, लग्नेश है और चतुर्थेश है। ठीक है, अब पढ़ो उसका परिणाम क्या है। लग्नेश का परिणाम क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। चतुर्थेश, घर, वाहन, सुख, प्रेम, स्नेह में वृद्धि होगी। हाँ, ये कब से कब तक होगी? 2034 to 2050। हाँ, समझ गया अभी? तो आपको चिंता ही नहीं है अभी। 2050 तक चिंता नहीं है, बाद में देखेंगे। फिर बुध आ रहा है। सर ये दशा बताएंगे, जैसे इसमें पढ़ेंगे कैसे विष्टोत्री में? ये देखो, ये आ रहा है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग आ रहा है ना ये। हाँ जी, इसमें 2016 को स्टार्ट हुआ है, 2034 तक राहु है। अच्छा। गुरु 2034 को स्टार्ट हो रहा है, शनि 2050 में स्टार्ट हो रहा है। तो आगे की दशा आएगी उनकी शनि की आएगी। हाँ, शनि का थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस का स्वामी है, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचम भाग्य में बैठा है। अभी शनि का पढ़ो। 2050 के बाद क्या होगा?
भाइयों के लिए परेशानी रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, हो सकता है क्या नहीं 2050 में, 50 के बाद हो सकता है। 2050 के बाद फिर पिताजी का प्रॉपर्टी आएगा तो भाई में परेशानी तो होगी ना। खड़े होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आपको जो है वो पढ़ना है। सर एक चीज ये पूछना थी कि सूर्य और चंद्रमा में जैसे डिग्री कैसे देखना, उसमें कितने कैसे अपन समझेंगे कि ये पास में है या दूर है? सर ये देखो, ये होरोस्कोप निकल गया है, ये इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन माना है यहाँ पर। सूर्य कितना है? 22 डिग्री 14 मिनट्स पे। 14 हाँ। और चंद्रमा कितना है? 16 और 25। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से वो देखना है। तो इनके दोनों का डिफरेंस से पता लगेगा कि ये उसी मतलब पास में है। डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस मतलब ये समझो मतलब मोटा मोटा अपन 6 डिग्री का आ रहा है। 6 डिग्री का डिफरेंस। यस, मतलब ये पास में है। पास में। तो ये हमें तभी देखने का जरूरत होगा सर जब सूर्य के साथ दूसरा ग्रह साथ में एक ही हाउस में बैठा होगा, तभी जरूरत पड़ेगा। तभी जरूरत पड़ेगा, तभी देख सकते हैं ना, तभी तो ये सारी डिग्री रिलेटेड टू सन। कंफ्यूजन होगा ना ये। सर ये सारी डिग्री सन से रिलेटेड है। सन से रिलेटेड है ना, वो अपना जो चक्र है उसमें देखो लग्न की डिग्री, पहले लग्न की डिग्री फिक्स हो जाती है जी। लग्न की डिग्री के पास और एक रूल है, वो भी याद रखो। लग्न की डिग्री के पास इनका लग्न जो है 9 डिग्री 21 मिनट का लग्न है। लग्न के डिग्री के पास जो भी प्लैनेट की डिग्री होगी वो बहुत पावरफुल रिजल्ट देते हैं। अच्छा, लग्न के नियर अबाउट लग्न 9 का है तो इनका गुरु 10 का है। 10 का है। हाँ, राहु 11 का है। तो ये जो है गुरु राहु, ये जो है इनके लिए अभी राहु की दशा चल रही है, अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु पता चलता है ना कि राहु पाप ग्रह होने के बाद भी रिजल्ट का क्यों अच्छे दे रहा है, तो ये कारण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप देखिए। ये एक चार्ट जो जन्म कुंडली का ये चार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अपने लग्न, कोई भी जो लग्न जो है, लग्न की डिग्रीज आ गई, सबकी डिग्रीज आ गई, फिर उसकी राशि आ गई, फिर उसका वो मूल त्रिकोण राशि नक्षत्र आ गया, कौन से नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में। हाँ, लग्न इनका मूल नक्षत्र पे है। फिर उसके बाद में वो उच्च है, नीच है, मित्र है, समय, स्वराशि है, ये सब आ गए। फिर यहाँ पर उसका षडबल आता है। हाँ, वो उसकी ग्रह की अवस्था आती है, वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था। हाँ, तो ये उसकी अवस्था भी आ गई, अवस्था के अनुसार भी वो फल देता है। फिर उसके बाद में उसके ये वो अमात्य कारक है, पितृकारक है, मातृकारक है, आत्मकारक है, ज्ञाति कारक, भ्रातृकारक, दारा कारक, ये कारक भी आ गए उसके। तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर यहाँ मिलेगा। ये पेज अगर कोई पाराशर लेता है, अगर आपको किसी को भी सॉफ्टवेयर परचेस करना है, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है तो सॉफ्टवेयर परचेस करना होता है। तो परचेस जब आप करोगे तब आप ये पाराशर लाइट लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत डिटेल, इतना डिटेल्स में यहाँ पर आता है कि पूछो मत। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली का मतलब जो 1 नंबर है, चंद्र जिसमें है वो यहाँ पर केंद्र में आएगा। ठीक है, उसको कहते हैं चंद्र कुंडली। जब भी चंद्र केंद्र में दिख रहा है तो उसको समझना चंद्र कुंडली। ठीक है। दूसरा, लग्न कुंडली जो है वो जहां पर ल लिखा हुआ है या फिर चंद्र कहीं और है और वहां पर जो 1 नंबर आया है वो है लग्न कुंडली। कभी कभी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो चंद्र कुंडली भी आपको पढ़नी है, चंद्र कुंडली से भी पढ़ना है। चंद्र कुंडली भी लग्न कुंडली जैसा ही पढ़ना है। यह लग्नेश होगा चंद्र कुंडली का, ये द्वितीयश होगा, तृतीयश, चतुर्थेश, ऐसा ही आप पढ़ सकते हैं। लग्न कुंडली भी आपको पढ़नी है और नवांश कुंडली जो है वो भी लग्न कुंडली, सभी कुंडलियां एक जैसे ही पढ़नी है। सभी कुंडली पढ़ने का जो रूल्स है वो एक जैसे ही है। फिर ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो है सभी ग्रहों के डिटेल्स है, कौन से नक्षत्र, ग्रह फल कैसे देता है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से तो उसकी ये सब जो है उसका ये षडबल दिखा देते हैं, बल दिखा देते हैं। ऐसे और भी कई फैक्टर्स हैं, उससे उसका बल पता चल जाता है। फिर उसके बाद में आना ये विषोत्तरी दशा। ये विषोत्तरी दशा को आपको डिटेल्स में लेने के लिए रिपोर्ट में जाना है, दशा और विषोत्तरी। विषोत्तरी ये चार्ट, ये आप अगर ओपन करोगे
तो यहाँ पर जो है विषोत्तरी दशा आता है। तो इनकी दशा, शुक्र की दशा शुरू हुई 1978 में। इनका बर्थ हुआ, बर्थ में शुक्र के जो भोग्य दशा कहते हैं, हाँ, जो भोगने के लिए है वो चंद्र से आगे है, और जो भोग चुके हैं वो सूर्य और शुक्र, ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। तो ये छोड़ के चंद्र से लेके केतु तक की शुक्र की दशा उनको भोगने के लिए मिली 15 साल। तो इनका बचपन जो है वो शुक्र का है, तो एक मोटा मोटा शुक्र कंफर्ट देता है, शुक्र जो है वो कंफर्ट देता है। तो इनका बचपन जो है एकदम सुखी समाधान में गया है, कंफर्ट में गया है। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद आया है सूर्य की दशा। सूर्य, हाँ, तो सूर्य, इनका जो सूर्य है वो भाग्येश है और पंचम में बैठा है। ये स्थिति भी अच्छा है। ये देखो 1, 5, 9, ये जो शुभ स्थान है, शुभ स्थान का स्वामी शुभ स्थान में जाके बैठा है। पंचम भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है, वो कहाँ बैठा है? तो शुभ स्थान, पंचम स्थान में बैठा। भाग्य स्थान का स्वामी पंचम में बैठा है, तो ये शुभ स्थिति है ना। और दूसरा यहाँ से यह 9 पंचम राजयोग बना रहा है। 9 पंचम राजयोग का मतलब क्या है? ये सूर्य से 1, 2, 3, 4, 5, सूर्य से 5वें स्थान में शनि है, और शनि से 9वें स्थान में चंद्र है, सूर्य है। तो ये 9 पंचम राजयोग बन रहा है। तो इस प्रकार से उनकी जो सूर्य की दशा है, तो सूर्य की दशा भी उनकी अच्छी हो गई। तो सूर्य की दशा भाग्येश है वो, तो भाग्य हुआ उनका 93 से 99 में। उनको भाग्य में क्या क्या हो सकता है? भाग्य में उनका जॉब हो सकता है, फिर उसके बाद में पढ़ाई हो सकती है, शादी हो सकती है। ये एजुकेशन, मेनली एजुकेशन हुआ। एजुकेशन, क्योंकि एज के हिसाब से ये 15 साल और आगे के 6 साल, तो शादी तो नहीं होगी 21 साल में। हाँ, एजुकेशन उनका हुआ, क्योंकि वो एजुकेशन स्थान में जाके बैठा है ना। 99 तक एजुकेशन। आपका फाइनल इंजीनियरिंग कब हुआ है? 99 में, ठीक है। तो 99 तक ये होगा। फिर उसके बाद 99 के बाद जो आ गई दशा, वो चंद्र की दशा आई, ठीक है। चंद्र कौन है? तो ये चंद्र जो है यहाँ पर देखो, ये अष्टम स्थान का स्वामी है, 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन बैठा कहाँ पर है? पंचम स्थान में, ठीक है। और किसके साथ बैठा है? भाग्येश के साथ बैठा है, ठीक है। अब 8th हाउस जो है वो सपोज खराब है, मीन्स कोई झोपड़पट्टी का लड़का एक तो विद्या के स्थान में जाके बैठा है, और उसमें भाग्येश की जो नजर है भाग्येश के साथ में, भाग्येश के साथ में, तो उसकी स्थिति अच्छी हो गई कि नहीं? यस सर। तो इस प्रकार से इनका कुछ हुआ रहेगा। वो कब हुआ? 99 से लेके 2009 तक। 2009 तक आपको जो है सपोर्ट मिला। ये सब यहाँ पर सभी जो भी भाग्यकारक घटना हो गई, जॉब, मैरिज, हाँ। अभी आता है 9 से 7, ये चौथी दशा। 3 दशा तो ये भुगत चुके हैं, चौथी दशा है। चौथी दशा जो है मंगल की है, 2009 से लेके 16 तक। तो 2009 से 16 तक मंगल की दशा। मंगल कौन है? पहले देखो, मंगल जो है पंचमेश है। देखो 1, 5, 9 ये पॉजिटिव हाउसेस है। मंगल पंचमेश है, और पंचमेश बैठा है, गया है अष्टम में। पंचमेश ये स्थान अच्छा है, लेकिन ये उल्टा हो गया। पहले चंद्रमा यहाँ से अच्छे घर में आया, झोपड़पट्टी से अच्छे घर में गया, ये अच्छे घर में से झोपड़पट्टी में गया, और वहां पर भी नीच का बन गया। तो ये पीरियड इनका जो है पूरा खराब पीरियड था, 2009 से लेके 2016। वर्स्ट। आगे क्लियर हो गया? 2009 से 2016 जो है ये वर्स्ट पीरियड था, क्योंकि ये पंचमेश अष्टम में गया है, और अष्टम में जाने के बाद वहां पर जो है वो नीच का हुआ है। सर खराब घर में जाके और नीच का हो जाए तो वो खराब कम नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और खराब घर में जाके मान लो वो उच्च का हो जाता तो? ये देखो, कोई भी चीज है खराब घर में जाएगी तो खराब तो होगी पहले। अच्छी भी चीज खराब घर में जाएगी तो खराब होगी, और खराब होके जा रहा है तो और डबल खराब हो गया। एक फल है गटर में गिर गया है, अच्छा फल गटर में गिर गया है, तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन गटर में गिर गया। फल तो खराब नहीं हुआ, लेकिन वो सड़ गया और फिर गटर में गिर गया, तो डबल खराब हो गया ना। तो इस प्रकार से इन्होंने चार दशा पूरी हुई है। राहु की दशा चालू है, राहु की दशा अच्छी है। इनको पहले भी दशा अच्छी थी, लेकिन बीच में जो मंगल की दशा आई है 9 से 16, 2009 से 2016, ये इनको सेटबैक मिला। अब किस किस प्रकार से मिला वो उनको पता है। उससे उभरने में थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पर राहु में, लेकिन राहु भी अच्छा ही रहेगा, गुरु उससे अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा।
राहु और गुरु तो अच्छा रहेगा। शनि का Yes, इतना नहीं बोल sir. सकते, शनि का इतना नहीं बोल सकते। शनि अच्छा इसलिए कि वो अपने स्थान को देख रहा है। कोई भी इनका तो ग्रह लावेश भी मतलब कष्ट में चला गया ना, लावेश भी इनका छठे घर में चला गया, तो ठीक है, जाने दो, अपने घर में गया, लेकिन आपने कहा ना खराब घर अच्छा, में जाएगा तो खराब ठीक ही है, होगा। अच्छा, लेकिन अपना खुद का घर है ना, प्रसन्नता तो है ना। ये देखो खराब का तीव्रता देखो, यहाँ पर यहाँ पर कोई मीटर नहीं होता है कि आपका कितना परसेंटेज खराब हुआ है, ये आपको समझना है। खराब हो गया वो, एक तो कैसा है, लावेश वहां से छठे घर में चला गया, वहां से अष्टम में चला गया, लेकिन वहां पर जो है वो खुद का घर है, जैसा भी है, तो इस प्रकार से उतना खराब नहीं हुआ जितना बाकी अदरवाइज होता। अगर अष्टम में, जैसे यही मैं पूछा था, अगर अष्टम में मान लो मंगल उसका हो जाता, स्वयं खुद के घर में हो जाता मान लो, तो वो कम खराब होता या नहीं? ऐसी स्थिति आती तो वो बात करेंगे, क्योंकि कैसे एक स्थिति से नहीं कर सकते। यहाँ पर जो स्थिति है मंगल तो नीच का हो गए, वो जो स्थिति आती है ना उस हिसाब से बात करते हैं। अभी एक स्पेस से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अभी मोटा मोटा क्या है हम लोगों को, देखो बेसिक 5 दिन में हमको क्या सीखना है कि हम किसी को कुछ तो बता सकते हैं, और वो भी अच्छे पंच बता सकते हैं। इसको ज्यादा जरूरत नहीं, आपको लग्नेश पता चल गया है और उसकी दशा है कि नहीं वो पता चल गया है, उसका परिणाम आपको आप बता दो, ठीक है ना। बताने के लिए अगर कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बताना, उससे अच्छा तो जो जो पता चल रहा है वो आपको बताना है। तो ये कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें ज्यादा ओपन अप करके आपको कि कोई भी होरोस्कोप कैसे रीड कर सकते हो। रीड करने के लिए जो अप्लाइड टेक्निक्स जो है, वो टेक्निक से आप जो है ये उसका इस्तेमाल करके किसी को भी आप बता सकते हैं, बताना शुरू कर सकते हैं। साथ में पढ़ाई चालू रखो, क्योंकि पढ़ाई करते करते अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे तो उसमें इंटरेस्ट आता है। अगर केवल पढ़ाई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल ऐसे करते रहोगे ना, तो इंटरेस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो महादशा से आप ये फल बता सकते हैं। थोड़े से नियम ले लेते हैं। सभी ग्रह जिस स्थान पर बैठे हो उससे 7वें स्थान को देखते हैं, ये हमने देखा है। शनि 3रे और 10वें, गुरु 9वें और 5म तथा मंगल 4th और 8म स्थान को विशेष देखते हैं। कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी होने पर शुभ फलदायक होता है। त्रिकोण का स्वामी का मतलब है 1 5 9 का स्वामी, लग्न 5म और 9म का को त्रिकोण कहते हैं। तथा त्रिषडाय का स्वामी हो तो पाप फल देता है। त्रिषडाय का मतलब है 6 8 12, सॉरी त्रिषडाय 3 6 11, 3 6 11, हाँ 3 6 11 त्रिषडाय उपचय। त्रिषडाय के स्वामी अगर त्रिकोण के स्वामी, त्रिषडाय का स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो तो अशुभ फल ही आते हैं। सौम्य ग्रह बुध गुरु शुक्र और पूर्ण चंद्र यदि केंद्र के स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देते। कारक ग्रह क्रूर ग्रह रवि शनि मंगल क्षीण चंद्र और पापग्रस्त बुध यदि केंद्र के अधिपति हो तो अशुभ फल नहीं देते। ये अधिपति भी उत्तरोत्तर क्रम में बली होते हैं, यानी 4th भाव से 7वां भाव अधिक बली, 3रे भाव से 6ठा भाव अधिक बली, इस प्रकार से। लग्न से दूसरे भाव, लग्न से दूसरा अथवा 12वां भाव के स्वामी दूसरे ग्रहों के सहचर्य से, लग्न से दूसरा और 12वां भाव के स्वामी दूसरे ग्रहों के सहचर्य से शुभ अथवा अशुभ फल देने में सक्षम होते हैं। 2nd और 12th हाउस इसके स्वामी के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है या दूसरे ग्रह की दृष्टि है, उसके सहचर्य से शुभ और अशुभ फल देने में सक्षम होते हैं, फल बदल देते हैं। इस प्रकार अगर वे स्थान पर होने के बजाय अनुय क्या है ऐसे स्थान, ठीक है आगे का। अष्टम स्थान भाग्य भाव का व्यय स्थान है, ठीक है। अष्टम स्थान जो है भाग्य स्थान का 12वां स्थान जो है अष्टम स्थान है। सरल शब्दों में 8वां भाव 9वें भाव का 12वां स्थान पड़ता है, अतः शुभ फलदायी नहीं होता है। यदि लग्नेश भी हो तभी शुभ फल देता है, तभी शुभ फल नहीं देता है। यह स्थिति केवल मेष और तुला लग्न में आती है। आपको सभी भावों के साथ में उसका वहीं से 12 भाव भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस में है कि लग्न से पूरे 12 भाव जैसे हम लोग देखते हैं, लग्न से दूसरा तीसरा 5वां 7वां वगैरह, वैसे आप
चतुर्थ से भी देख सकते हैं, पंचम से देख सकते हैं, 12वें भाव से देख सकते हैं, सभी 12 भाव से देख सकते हैं। पत्रिका पढ़ते समय आपको सबसे पहले चंद्र से पूरे 12 भाव देखना है, रवि से पूरे 12 भाव देखने हैं, लग्न से पूरे 12 भाव देखने हैं, फिर जो जिसकी दशा चल रही है उससे 12 भाव देखने हैं। इस प्रकार से आप जो है और उसको रीड कर सकते हैं। शुभ ग्रहों के केंद्राधिपति होने के दोष गुरु और शुक्र में के संबंध में विशेष है। ये ग्रह केंद्राधिपति होकर मारक स्थान दूसरे और सातवें में हो या इनके अधिपति हो तो बलवान मार्केज बन जाते हैं। अगर मारक स्थान में ये शुभ ग्रहों के गुरु और शुक्र ये अगर जाते हैं तो बलवान मार्केज बन जाते हैं। केंद्राधिपति दोष शुक्र की तुलना में बुध का कम और बुध की तुलना में चंद्र का कम होता है। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा की अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। मंगल दशम भाव का स्वामी हो तो शुभ फल देता है। हाउस लॉर्ड अगर मंगल रहेगा तो शुभ फल देता है, किंतु यही त्रिकोण का स्वामी भी हो तो भी शुभ फल दायी होगा। केवल दशमेश होने से नहीं देगा। यह स्थिति केवल कर्क लगने में ही बनती है। कर्क लगना अगर रहेगा तो मंगल जो है वो दशम और त्रिकोण का स्वामी बनता है। राहु केतु जिन जिन भावों में बैठते हैं अथवा जिन जिन भावों के अधिपतियों के साथ बैठते हैं तब उन भाव अथवा साथ में बैठे भावों का अधिपतियों के द्वारा मिलने वाले फल ही देंगे। यानी कि राहु और केतु जिस भाव में और जो राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ हो गए उसके वैसे ही फल देते हैं। ऐसे केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति जिनकी अपनी दूसरी राशि में भी केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में नहीं पड़ती हो, ऐसे ग्रह का विशेष योग फल देने वाले होते हैं। बलवान त्रिकोण और केंद्र के अधिपति खुद दोषयुक्त हो लेकिन आपस में संबंध बनाते हो तो ऐसा संबंध योग कारक होता है। त्रिकोण और केंद्र के स्वामी दोषयुक्त है लेकिन आपस में दृष्टि से वगैरह संबंध बना रहे हैं तो वो योग कारक होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल्स है। ये सब रूल्स जो है आप पढ़ के ये कर सकते हैं। आपको कल से क्या करना है, तो ये आपका होरोस्कोप है, बराबर है। आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड किया है, एस्ट्रोसेज में बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दो, किसी भी एक का एक होरोस्कोप जो है वो शेयर कर लो वो, और वो आपको रीड करके बताना है। या फिर ऐसा करेंगे हम लोग, कोई दूसरा और उसको रीड करके बताएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। एक दूसरे का रीड करके बता देंगे। रीड करते बताते समय क्या क्या बताना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो उसका राशि निकालना है। अभी ये जो पत्रिका है इसका चंद्रमा सिंह राशि में, तो इसका राशि सिंह हुआ है। 8 नंबर केंद्र में आया है, इसलिए ये वृश्चिक लग्न हुआ है। हाँ, वृश्चिक लग्न हुआ है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद लग्नेश, 8 का मतलब है मार्स, लग्नेश मार्स कहाँ पर है वो देखना है। पंचमेश जुपिटर हुआ, वो जुपिटर कहाँ पर है वो देखना है। और भाग्येश जो है चंद्रमा मून हुआ है वो कहाँ पर है वो देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप और थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हैं कि 6, 8, 12 के स्वामी कौन है। मंगल, बुध और शुक्र वो कहाँ पर बैठे हैं। फिर मंगल और बुध शुक्र की दृष्टि कहाँ पर है। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, मंगल की दृष्टि 7वीं, मंगल की 8वीं दृष्टि। फिर उसके बाद में सभी ग्रहों की इस प्रकार से दृष्टि आपको देखनी है। जिसकी एक ही दृष्टि है उसको 7वीं दृष्टि है। फिर उसके बाद में आपको नवांश कुंडली पे आना है। नवांश कुंडली में जो लग्न है वो लग्न क्या है, और नवांश कुंडली लग्न कुंडली के जैसा थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं जनरल। इसको पढ़ने के लिए बहुत एक्सपर्ट की जरूरत है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा कुंडली पढ़ोगे तभी तो आप एक्सपर्ट बनोगे। तो नवमांश कुंडली के भाव बदल जाते हैं क्या सर? नवमांश कुंडली बदल जाती है ना। नहीं, कुंडली बदलते वहां पे जैसे जो भाव का गुण रहता वही रहता है क्या, स्थान का जो गुण? नहीं, गुण वही रहेगा। अच्छा, भाव उसको वही करते हैं ना। ये अच्छा। नवांश का लग्नेश हुआ, या सप्तमेश हुआ। हाँ। नवांश को लग्न कुंडली से कंपेयर करना है। लग्न कुंडली का सप्तमेश, लग्न कुंडली का शुक्र, लग्न का
लग्न के ग्रह यहाँ पर सेम राशि में अगर है तो वर्गोत्तम, ये सब बातें जो है आपको वहां पर जो है एड ऑन हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं, और थोड़ा सा डिटेल आप वहां पर जो है आंसर दे सकते हैं। हाँ यस, क्या आंसर किसको पूछना क्वेश्चन? सर यू सेड कि अभी ऑल द कुंडलीज हमें कंसिडर करनी है, हाँ लग्न, मून, सूर्य एंड नवांश, तो कौन सी वाली कुंडली किसके लिए क्या कौन सा इम्पोर्टेंस रखेंगे, तो देखो वुड यू प्लीज टेल दैट आल्सो। कैसा है कि चंद्र कुंडली को बीज कुंडली कहते हैं, वो बीज है, आपके कुंडली का बीज है। लग्न कुंडली मेन वृक्ष है और नवांश कुंडली जो है वो फल है। तो कोई एक कुंडली से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको सभी कुंडली पढ़कर सभी का कंसिडरेशन कर कर फिर बाद में जो प्रिडिक्शन करना है। सभी कुंडली से कुछ ना कुछ मिलता है। तो चंद्र से आप जब देखते जाओगे तो मानसिक स्थिति मिलती है, सूर्य से देखते जाओगे तो हेल्थ और आत्माकारक स्थिति पता चल जाती है, नवांश से लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। तो इस प्रकार से उसका अलग अलग विशेष महत्व है। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 कुंडली इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसे एक षोडश कुंडली है, वो जब जब जरूरत है तभी देखना है, हर बार उसको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी जो है चंद्र कुंडली देखनी है, नवांश लग्न कुंडली देखनी है, नवांश कुंडली देखनी है, लेकिन उस सबसे ज्यादा कुंडली, ज्यादा फोकस आपको 90% फोकस करना है लग्न कुंडली के ऊपर। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में नवांश देखने के बाद आपको आगे देखना है कि ये भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्लैनेट का पोजीशन, प्लैनेट कैसे क्या है, इससे भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये लग्न है, स्कॉर्पियो, डिग्रीज दिए हैं और कौन से नक्षत्र में वो भी दिया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बातें बताई गई है। फिर उसके बाद में दशा पे आना है। दशा देखनी है कि अभी कौन सी दशा चालू हो रही है। अभी इसमें दशा का स्टार्टिंग ईयर दिया हुआ रहता है। तो अभी इनकी जो दशा चालू है, राहु की दशा चालू है और 2009 से शुरू हो गई और 2025 में गुरु की दशा आने वाली है। तो राहु कौन है वो फिर से होरोस्कोप में जाना है, राहु कौन है और उस प्रकार से जो जो हमने चार्ट बनाया है वैसे उसका फल मिल रहा है क्या नहीं, वो भी देखना है। ठीक है, इसमें बाकी डिटेल प्रेडिक्शन आता है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक है। ये षडबल वगैरह जो है, सूर्य का बल, चंद्र, अब सबसे बलवान जो है यहाँ पर सूर्य है। फिर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इज मार्स है। फिर थर्ड जो है मून है। फोर्थ जो है वो जुपिटर है। फिफ्थ वीनस है। सिक्स सैटर्न है। सेवंथ मर्क्यूरी है। भाव बल में सबसे बलवान भाव कौन सा है? तो पांचवा भाव सबसे बलवान है, 5th हाउस। ठीक है, तो 5th हाउस से क्या क्या पता चलता है? विद्या, प्रणय, संतति, ये पता चलता है। तो वो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इज सेकंड हाउस, धन स्थान। तो फैमिली इनका अच्छा होगा, बातें अच्छी करते होंगे। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड यहाँ पर नहीं दिया है, 1 2 नीचे गया होगा वो। तो इस प्रकार से आपको जो है ये थर्ड बीच में गया। 10th हाउस करियर, 10th वाला है। ठीक है ना, भाव बदल जाएगा। फिर उसके बाद में आगे भाव बल आएगा। फिर ये भी बातें क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, लेट लॉन्ग। फिर उसके बाद उसका तिथि, त्रयोदशी, हाँ, योग, ध्रुव योग, करण, कोलव करण, ये लकी नंबर्स वगैरह कुछ है, वो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि लकी नंबर 5 रहेगा। गुड नंबर्स जो है वो एविल नंबर, लकी स्टोन, लकी मेटल। तो इस प्रकार से जो है आपको सब को अपना अपना एक एक होरोस्कोप लेकर जो है वो यहाँ पर शेयर करना है। और शेयर करने के बाद जो जो बातें होगी वो बातें हम लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे से करके प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा करेंगे। अदरवाइज कोई जो थोड़ा सा सीनियर्स है उनसे करवाएंगे, क्योंकि जूनियर में करेंगे तो टाइम पूरा जाएगा। वो करके फिर मैं एक इजी टेक्निक बताऊंगा कि जो एकदम इजी टेक्निक है, 1 मिनट में आप जो है इतना देखने की जरूरत नहीं, और 1 ही मिनट में आप सब कुछ बता सकते हैं।
वैसा एक टेक्निक भी बताऊंगा। सर ये अष्टक वर्ग भी आप देखते ना, वो इसमें नहीं आता क्या? आएगा आएगा आएगा, सर वही इसका आएगा। अगर वो तो 5 मिनट का ही काम है, इसीलिए तो वो लास्ट में रखा है। अच्छा सर ये कुंडली का अगर फोटो डाला तो चलेगा? फोटो ही डालना है, वो स्क्रीनशॉट लेके वही देना है। और स्क्रीनशॉट लेके ही देना है ना? वो एस्ट्रो का आप कुछ बोल रहे थे ना, वो नहीं समझ में आया फिर। वही एस्ट्रो सेज सॉफ्टवेयर में से जो कुंडली निकलती है वो देना है, तो वो पढ़ने में आसान हो जाता है। सर एक अच्छा। रिक्वेस्ट है, आज जो इतने नियम हमने किए हैं, कल जैसे सबकी कुंडली आएंगी तो वो एग्जाम्पल के साथ एक एक नियम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो सभी नियम लगाना है। आज तक जो पढ़े हैं, अभी ये सब आप प्रिंट आउट रख लो यहाँ पर। आपको हर एक कुंडली के साथ, जब कुंडली का पेपर आप प्रिंट करके लाओगे ना, तो ये पेपर हाथ में, और फिर उसके बाद जो जो पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बाद एक एक चार्ट, वो चार्ट लेके चार्ट से कंपेयर करके कंफर्म करके एक हर एक कुंडली के लिए एक व्हाइट पेज रखो, या फिर उसका पीछे का बैक साइड का जो व्हाइट रहता है वहां पर सब नोट डाउन कर लो। तो इस प्रकार से आप जो नोट डाउन करके फिर उसको बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से 5 दिन का ठीक है, आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, या 2-2 बार सब सुन के या फिर तैयारी करके सब प्रिंट रख के कर सकते हैं। लेकिन सब कल के 100% मटेरियल की पीडीएफ और आज के मटेरियल की पीडीएफ, आज का तो मिल जाएगा, कल का भी नहीं था सर। कल के भी जो कल का भेज दिया है ना? नहीं भेजा है सर। कल का भेजा है। कल का भेजे सर, कंबाइन है। कल का और परसों का कंबाइन है, वो अच्छा है। क्योंकि सर जैसे अभी मैं ये पहली बार कर रही हूँ, तो नियम जो राइटिंग में वो बिल्कुल समझ में नहीं आए हैं। तो कल नियम ना, ये देखो नियम कैसा है। अभी एक्चुअली एक नियम एक बार एक कोर्स होके हफ्ते भर की पढ़ाई, हफ्ते भर का एक्सपीरियंस लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हफ्ते भर करते जाएंगे तो लिंक भी नहीं लगेगा। आपको कैसा है, आपके पास सब मटेरियल है, रिकॉर्डिंग है, आपके पास पीडीएफ है, सब कुछ है ना। तो आप थोड़ा सा दो बार तो भी पढ़ो, 1-2 घंटे 4 घंटे जाएंगे। तो 4 सर घंटे जब आप पढ़ाते हो ना, जब आपने समझाया तब समझ गए हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा अकेले बैठेंगे तो पता नहीं कितना समझ में आएगा। नहीं, पूरा समझ में आया। ऐसा मत करो, आप प्रैक्टिस करो करते और सब स्टेप बाय स्टेप ही है यहाँ पर। देखो मैं अभी भी आपको 10 स्टेप तो अभी बताऊं। एक तो पहला, कोई कुंडली डालने के बाद तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 चीजें आपको निकलेगी। छठवां 6 पॉइंट है, आपको राशि पता चलेगी। 7 पॉइंट है, आपको लग्न पता चलेगा। करेक्ट। 7 पॉइंट हो गए। 8वें पॉइंट में आपको लग्नेश से लेकर 12 भाव के स्वामी देखना है, कौन कौन है लिख के रखना है। स्वामी एक लग्न से लेके 12 भाव तक। फिर एक चार्ट जो टेबल दिया है, वो चार्ट में हमने दिया है कि लग्न स्थान का मतलब क्या है। करेक्ट। तो लग्न स्थान का मतलब जो भी है, यहाँ पर वो अभी फिर से ओपन करता हूं। कब का इसमें 16 में रहेगा ना। ये चार्ट आपको दिया हुआ है। हाँ, इस चार्ट में क्या है, लग्न स्थान से क्या है आपको देख सकते हैं। शरीर देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, आकृति देख सकते हैं, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव, ये आपको पता चल रहा है कि लग्न स्थान का स्वामी और लग्न स्थान, ये दोनों से ये पता चलेगा। द्वितीय स्थान से क्या पता चलेगा, धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जीवा, दया, नेत्र और पड़ोसी। तो इस प्रकार से 12 भाव से क्या पता चल रहा है, ये चार्ट आपके पास है। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, ये 7वां पॉइंट होगा। 8वें पॉइंट में क्या देखेंगे कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है। इसमें से कोई एक ग्रह की दशा चल रही है ना, तो दशा चल रही है कि दशा कौन से भाव का स्वामी है,
उस भाव के स्वामी, सपोज दशा दशम स्थान की चल रही है, तो क्या होगा, पिता को फायदा होगा, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग, ये क्षेत्र में आपको फायदा होने वाला है, बराबर, ठीक है। तो उसकी दशा है, फिर वो कहाँ पर बैठा है वहां पर देख सकते हैं। सपोज गुरु की दशा है और गुरु लग्न में बैठा है, नाही त्यांनी कसं काढणार ना तुम्हाला कळलं लग्न लग्न स्थान की जो दशा, व्हिडिओने असं कसं काढलंय ठीक है, लग्न स्थान में अगर गुरु बैठा है तो वो लग्न पहले जो स्थान में बैठा है वहां पर का फल देगा, जिस स्थान का स्वामी है वहां का फल देगा, जिस जहां पर उसकी दृष्टि है वहां का फल देगा। तो ये सब जो है कहाँ कहाँ कौन से स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं वो आपको काउंट करना है और वैसे उसके फल लिखना है। ये होगा। फिर उसके बाद और क्या 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 कर सकते हैं? ग्रहों की विषोत्तरी दशा, कुछ योग वगैरह कुछ मिलते हैं क्या, वो देख लो। जो अभी सब नियम देखे हैं वो नियम देख लो। 1, 5, 9 के स्वामी कहाँ पर गए हैं, हाँ। फिर उसके बाद में 7, 6, 8, 12 के स्वामी कहाँ पर है, वो भी है ना, वो निगेटिव है ना, उसको भी आपको पता होना जरूरी है कि वो कहाँ पर है। 6, 8, 12 के स्वामी 1, 5, 9 में जाके बैठे तो उल्टा हो गया। फिर जो शुभता है वो शुभता में कमी आएगी। फिर करियर के बारे में अगर उसका एज वगैरह देखते हुए एजुकेशन, करियर, मैरिज और हेल्थ, ये 4 क्वेश्चन तो हर एक के होते हैं, वो क्वेश्चन देख लो। अगर कोई पेशेंट है तो उसका व्यय स्थान आप देख सकते हैं, बराबर है ना। और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी देखनी है तो धन स्थान कौन से है, 2 और 11, उसके साथ 6, 7, 10 भी आपको देखना है। विदेश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो 3, 9, 12 एक्टिवेट होना चाहिए। जब 3, 9 और 12 एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो जो व्यक्ति है विदेश जा सकता है। माँ के पिता के बारे में देखना है तो 4 देखना है, 9, 10 देखना है। बच्चों के बारे में देखना है, 5th हाउस देखना है, 5th हाउस का लॉर्ड देखना है, 5th हाउस के ऊपर किसकी दृष्टि आ रही है वो देखना है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो बहुत 25 सेंटेंस तो आपने लिखना चाहिए। ये सभी अगर आप एक सेंटेंस लिखोगे तो 25 सेंटेंस लिखेगा, लिख के आप पढ़ के बताओ उसको, जिसका भी है। दूसरा जो है जो होरोस्कोप होता है उसमें ये एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट भाव जो है, फर्स्ट हाउस लग्नेश, ये धर्म त्रिकोण कहते हैं उसको। 1st, 5th और 9th, 1, 5, 9 को धर्म त्रिकोण कहते हैं। और 2, 6 त्रिकोण, 2, 6, 10 आएगा तो ये अर्थ त्रिकोण। 3, 7, 11 आएगा तो ये काम त्रिकोण। और 4, 8, 12 आएगा तो ये मोक्ष त्रिकोण। ये भी आप कर सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी उसमें निकाल सकते हैं। किसी भी होरोस्कोप में ये निकाल सकता है ना। तो इस प्रकार से आप जो है होरोस्कोप रीड कर सकते हैं। जितना अभी पढ़ा है उतने ऊपर तो रीड करने आना चाहिए। देखते हैं अब कल कौन कौन करके बताता है। धन स्थान के लिए तो 2, 11 तो रहता ही है, उसके साथ 5, 8 और 9 ये भी देखा जाता है। 5 से आपको ये सप्ताह जुगाड़ जो लॉटरी वो देखा जाता है। 8 से अचानक गुप्त धन वगैरह जो मिलता है वो देखा जाता है, तो वो देख सकते हैं। एक 5, 9 ये जो स्थान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 1 से ऐसे समझ लेना, 1 अगर स्ट्रांग है तो उसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है। लग्नेश सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और लग्नेश जिसका वीक हो गया है तो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। तो लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए, इच्छा शक्ति देता है,
पांचवा फिफ्थ स्थान जो है वो क्रिया शक्ति देता है, और नॉलेज जो मिलता है वो भाग्य स्थान से मिलता है, 9th हाउस से मिलता है। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इसके बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। तो जिसका 1 5 9 अच्छा है उसका कोई काम बिगाड़ नहीं सकता है। तो सर 1 5 9 का भी त्रिकोण बनता है क्या? बनता है ना, 1 5 9 का त्रिकोण ही बनता है ना। अच्छा, त्रिकोण और केंद्र ये पॉजिटिव हाउसेस है, मीन्स 1 5 9 और केंद्र के 4 7 10 ये पॉजिटिव है। 5 और 9 जो है उसको तो विद्या लक्ष्मी भी कहते हैं। 5 का 9 में, 9 का 5 में विद्या लक्ष्मी। अभी वीरेंद्र पाटिल जी का है नवमेश पंचम में, तो ये जो है उनका विद्या लक्ष्मी योग बन रहा है। तो वो विद्या से ही लक्ष्मी पाएंगे, उनको कहीं और से लक्ष्मी नहीं मिलेगी। 6 8 12 जो रोग ऋण शत्रु का 6 रोग ऋण शत्रु का स्थान है। 8 जो है वो ऑपरेशंस वगैरह दुर्दैव स्थान या मृत्यु स्थान, मनस्ताप का स्थान। 12 जो है वो खर्च तो है ही, व्यय तो है ही, लेकिन कर्जा भी बढ़ाता है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाता है, बेडरूम सुख नहीं रहता है। विवाह के स्थान के लिए जरूरी 7 तो विवाह का जरूरी स्थान है, लेकिन 7 के साथ में 2 कुटुंब स्थान, कुटुंब में वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए 2 भी देखा जाता है। 2 आपस में प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, इसलिए 5 भी देखा जाता है। फिर उसके बाद में 11 पार्टनरशिप में कुछ लाभ होना चाहिए, इसलिए 11 भी देखा जाएगा। और 12 तो बेडरूम का स्थान है, तो 2 5 7 11 12 ये सभी देखने के बाद जो है वो आप मैरिड लाइफ का स्टेटस बता सकते हैं। एजुकेशन में 5 एजुकेशन का हाउस है, 5th हाउस। तो लेकिन 4th सबसे पहले देखा जाता है। ये माता ने जो माँ से जो एजुकेशन मिलता है वो 4th हाउस से मिलता है। 5th जो है वो स्कूल एजुकेशन होगा। 9th जो है वो कॉलेज एजुकेशन हुआ है। हाँ, कॉलेज एजुकेशन हुआ। और 2nd जो है वो हायर एजुकेशन हुआ है, PhD वगैरह करने के योग है या नहीं है, 2nd हाउस से देखा जाएगा। रोगों में जो बाह्य रोग मीन्स वायरल डिसीजेस जो है वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। इंटरनल जो है वो 8th हाउस से देखा जाता है। और डायरेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन वगैरह जो है वो 12th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप सभी प्रकार से ये देखते हुए कुछ ना कुछ उसको लिख सकते हैं। इतने सब पॉइंट्स दिए हैं, मेरे ख्याल से तो 100 से ऊपर पॉइंट्स मिले आपको। तो ये और यही इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड यही पॉइंट्स है। सभी सब्जेक्ट हमने कवर किए यहाँ पर। लग्न, व्यक्तिमत्व हो गया, एजुकेशन हो गया, फैमिली हो गए, संतति हो गए, लाइफ पार्टनर हो गए, धन स्थान हो गए, रोग स्थान कुछ हुआ है। ग्रह देखना है आपको। ग्रह स्वग्रह बैठा है या मूल त्रिकोण राशि में है या फिर उच्च राशि में है या मित्र के साथ बैठा है, उसके ऊपर मित्र की दृष्टि है या पाप शत्रु की दृष्टि है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, रुकते हैं। तो कल सब लोग क्या करेंगे, अपना एक होरोस्कोप जो है शेयर कर दो। वो सभी होरोस्कोप मैं यहाँ पर स्क्रीन में लूंगा और कोई एक उसके बारे में 2 मिनट में बताना, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बातें 10-15 बातें बतानी है। क्लियर? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, क्लियर है ना? सुन रहे हैं ना? मुझे लगा कि मैं अकेला ही बात कर नहीं, सब लोग सोच रहे हैं अभी कल किसके बारे में बोलना है। नहीं, किसी के भी बारे में, आपका खुद का छोड़ के दूसरे के बारे में बोलो और अच्छा बोलो। नहीं तो वो एक काम कर लेते सर, ग्रुप में आपस में एक दूसरे का शेयर कर देते, कौन किसका बोलेगा। नहीं, कुछ मत करो, स्पॉन्टेनियसली आने दो। मैं बोलूंगा यहाँ पर कौन बोलेगा। ठीक है सर। ऐसा डिसाइड करके तो पहले से पूछ लेंगे आप सब। क्या बताना है, कैसे बताना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है, चलो रुकते हैं फिर। यस ओके, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव थैंक यू सर। जय गुरुदेव सर। थैंक यू सर। जय गुरुदेव सर। यस, जय गुरुदेव। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हम जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जी।